नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, सत्ता में आने के एक महीने के भीतर ही एनडीए में बगावत की आवाज उठने लगी है। अलग अलग राज्यों से बीजेपी के खिलाफ उसके साथी बयान देने लगे हैं और ऐसा लग रहा है कि एनडीए किसी बड़ी टूट की तरफ बढ़ रहा है। हाल ही में जो उपचुनाव हुए हैं, आपने देखा 13 सीटों के लिए, उसमें बीजेपी के खाते में 13 में से केवल 2 सीटें आईं, जिससे बीजेपी की कमजोरी खुलकर सामने आ गई। वहीं अब उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनावों को लेकर भी बीजेपी और उसके साथियों के बीच खींचतान दिखने लगी है। अपना दल एस और निषाद पार्टी जैसे एनडीए के घटक दल मुखर होकर अपनी नाराजगी जता रहे हैं और इधर महाराष्ट्र और झारखंड के राजनीतिक घटनाक्रम बता रहे हैं कि बीजेपी की हालत और बिगड़ने वाली है। और वहीं बिहार में फिर से विशेष राज्य की मांग पर बीजेपी के खिलाफ घमासान होता हुआ दिख रहा है। और इन सब के बीच शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने उद्धव ठाकरे को लेकर जो बयान दिया है, उससे नई सियासी हलचल मच गई है। क्या कुछ कहा है, आइए सबसे पहले अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने, उसको सुनते हैं, उसके बाद चर्चा आगे बढ़ाते हैं। उद्धव ठाकरे से आज मुलाकात हुई। इससे पहले आपने परसों देखा था कि अनंत जिनकी शादी थी अभी अंबानी की, अनंत अंबानी की शादी, देखिए नाम भी याद नहीं रहता और कैसे वहां दुनिया भर के लोग पहुंचे। तो खैर, अनंत अंबानी की शादी में जब अविमुक्तेश्वरानंद पहुंचे और उसी वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे थे, तो वो पैर छूते हुए नजर आए इनके। लेकिन वो कहानी कल की हो गई, परसों की हो गई। आज की कहानी ये है कि अविमुक्तेश्वरानंद पहुंचे आज उद्धव ठाकरे के घर और वहां से बाहर निकलकर वहां उन्होंने पूजन भी किया और उसके बाद जब वहां से बाहर निकले हैं तो जनता से बात की, मीडिया से बात की। क्या कुछ कहा है ये जरा सुन लेते हैं। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की बात यहां इसलिए रख रहा हूं क्योंकि सबसे ज्यादा मुखर होकर यही आज की तारीख में बात कर रहे हैं और तथ्यों पर आधारित बात करते हैं। सुनिए। ये हम सब लोग हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के पालन करने वाले लोग हैं। हमारे यहाँ पुण्य पाप की भावना बताई गई है। सबसे बड़े पाप गौ घात आदि बताए गए हैं, लेकिन उससे भी बड़ा घात विश्वासघात बताया गया है। आपके जो उद्धव ठाकरे जी हैं, इनके साथ विश्वासघात हुआ है और इसी बात की पीड़ा बहुत सारे लोगों के मन में है। तो आज हम यहाँ पर उनके अनुरोध पर आए, उन्होंने स्वागत किया। हमने उनसे ये कहा है कि हम सब के मन में इस बात की पीड़ा है कि आपके साथ विश्वासघात हुआ। जब तक पुनः महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आप विराजमान नहीं हो जाते, तब तक हम लोगों के मन का ये जो दर्द है, ये पीड़ा है, ये दूर नहीं हो सकती है। तो उन्होंने कहा है कि जैसा आप लोगों का आशीर्वाद होगा हम करेंगे। महाराज जी, लेकिन हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, जो विश्वासघात की बात कर रहे हैं, ठाकरे से निकला वो कहते हैं कि हिंदुत्व हमारा हिंदुत्व है, बीजेपी कहती है कि हमारे साथ विश्वासघात हुआ है। देखिए, किसका हिंदुत्व असली है तो ये जानना पड़ेगा कि जो विश्वासघात करे वो हिंदू नहीं हो सकता है। जो विश्वासघात सह ले वो तो हिंदू होगा, क्योंकि उसके साथ विश्वासघात हुआ है। तो जिन लोगों ने विश्वासघात किया वो कैसे हिंदू हो सकते हैं? नहीं, बीजेपी का कहना है कि पहले उद्धव ठाकरे ने बाकी लोगों के साथ मिलकर उनके साथ विश्वासघात किया। तो सुन रहे थे आप, जो विश्वासघात करे वो कैसे हिंदू हो सकता है। और ये बात जो हो रही है ये उद्धव ठाकरे की हो रही है। उद्धव ठाकरे की कुर्सी छीन ली गई थी और ये कह रहे हैं कि जब तक उनको उस मुख्यमंत्री की कुर्सी पर हम बैठा ना दें, तब तक ये अपनी तरफ से जो कुछ हो सकता है करेंगे। यानी स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने खुलकर एनडीए का विरोध किया है, ये कह सकते हैं। ये बयान बीजेपी के लिए घातक साबित हो सकता है दोस्तों, क्योंकि अब बीजेपी हिंदुत्व के नाम पर राजनीति नहीं कर पाएगी और वहीं प्रशासन की मजबूती भी बीजेपी नहीं दिखा पाएगी, क्योंकि उसके साथी नेता ने उत्तर प्रदेश में इसकी पोल खोल दी है। अभी कुछ दिन पहले अपना दल एस की नेता और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने भर्ती में आरक्षण के मुद्दे को लेकर योगी सरकार पर हमला किया था, आपको याद होगा। तो वही अब संजय निषाद ने उत्तर प्रदेश में ही प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने कहा है कि लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं प्रशासन की वजह
वजह से एनडीए को नुकसान हुआ है। संजय निषाद ने यह भी कहा है कि कुछ अधिकारी अंदर से साइकिल, हाथी और पंजे वाले हैं और ऊपर कमल है, वो मौका पाते ही डस लेते हैं। सुन लीजिए कितनी बड़ी बात वो कह रहे हैं, और ये सारी बातें एनडीए के घटक दल कह रहे हैं। संजय निषाद ने इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा बुलडोजर पर कार्रवाई जो हो रही है, बुलडोजर की कार्रवाई, उस पर भी सवाल उठाए, सवाल खड़े किए। और संजय निषाद कह रहे हैं कि आप बुलडोजर चलवाएंगे, लोगों के घर गिराएंगे, तो क्या वे वोट आपको देंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। यानी उत्तर प्रदेश से इस तरह के बयानों का सामने आना बता रहा है कि अब मोदी के साथ जो साथी हैं उनके साथ साथ योगी की पकड़ भी कमजोर हो चुकी है। और इधर बिहार में विशेष राज्य के दर्जे पर मंत्री और जेडीयू नेता विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि नीति आयोग की सतत विकास लक्ष्य पर आई नवीनतम रिपोर्ट ने केंद्रीय वित्तीय सहायता को लेकर लंबे समय से की जा रही हमारी मांग को सही साबित कर दिया है। आपको बता दूं कि इस रिपोर्ट में बिहार को सबसे कम अंक मिले हैं। विजय चौधरी ने कहा है कि यही कारण है कि हम बिहार के लिए विशेष राज्य या स्पेशल पैकेज या विशेष पैकेज, विशेष राहत पैकेज की मांग कर रहे हैं, जो अपने वित्त का प्रबंधन खुद कर रहा है, जबकि यह देश के उन राज्यों में से एक है जो आर्थिक रूप से कमजोर है। और विजय चौधरी यह भी कह रहे हैं कि बिहार सबसे पात्र राज्य है जिसे केंद्र से विशेष वित्तीय सहायता की जरूरत है। बजट से पहले विशेष वित्तीय सहायता की बात से जाहिर होता है दोस्तों कि नीतीश कुमार बीजेपी पर दबाव बना रहे हैं। और वहीं केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने भी कहा है कि केंद्र सरकार किसी भी कीमत पर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं देगी। जनता दल यूनाइटेड इस मामले में अब तक सिर्फ झूठ फैलाता रहा है। उन्होंने कहा है कि विशेष राज्य की दर्जे की मांग करना पत्थर पर सिर पटकने जैसा है। वहीं नीतीश कुमार झारखंड चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका देने की तैयारी में दिख रहे हैं। दोस्तों सुन लिया आपने जो कह रहा हूं, नीतीश कुमार झारखंड चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका देने की तैयारी में दिख रहे हैं। और नीतीश कुमार एनडीए के साथी हैं। उनकी सियासी दोस्ती भारतीय जनतंत्र मोर्चा बीजेएम के प्रमुख और बीजेपी के प्रमुख नेता सरयू राय से, जो झारखंड में झारखंड के मुख्यमंत्री तो नहीं रहे कभी, लेकिन वहां के नेता रहे और बीजेपी के नेता रहे, उनसे उनकी पक्की दोस्ती हो चुकी है। सरयू राय ने ट्वीट किया है। उस ट्वीट में क्या कुछ सरयू राय लिख रहे हैं, जरा उसको स्क्रीन पर ले आइए। सरयू राय लिख रहे हैं कि पटना मुख्यमंत्री निवास में नीतीश कुमार के साथ भेंट हुई। झारखंड विधानसभा के आगामी चुनाव में हमारी संभावित भूमिका के बारे में संक्षिप्त परंतु फलदायक चर्चा हुई। साथ में झारखंड विधानसभा चुनाव लड़ने पर सहमति बनी। शेष चुनावी औपचारिकताओं पर जदयू नेतृत्व शीघ्र निर्णय लेगा, ये कह रहे हैं सरयू राय। आपको बता दूं दोस्तों कि सरयू राय ने 5 साल पहले भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा छोड़ दी थी और 2019 के विधानसभा चुनाव में तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुबर दास को हराकर एक बड़े नेता के रूप में वो उभरे थे। ऐसे में नीतीश बाबू से उनकी दोस्ती का होना एनडीए में बड़ी टूट का इशारा कर रहा है। और इधर आज एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में यह भी है जो आपके सामने जरूर रखना चाहिए, वो ये कि अजीत पवार गुट के नेता छगन भुजबल ने शरद पवार से मुलाकात की है और उनके मुताबिक ये मुलाकात मराठा और ओबीसी के मसले पर थी। लेकिन असल में इसके सियासी मायने क्या हैं, इस पर कयास लग रहे हैं कि छगन भुजबल फिर से क्या शरद पवार के साथ आ सकते हैं। तो बहुत कुछ है। देखिए महाराष्ट्र की बात, छगन भुजबल की बात, उनकी अगर उनके बीच बातचीत और खासकर जो मुलाकात है वो शरद पवार के साथ, सरयू राय की बातचीत जो धुर विरोधी हैं आज की तारीख में झारखंड में भाजपा के, उनका नीतीश कुमार के साथ मुलाकात। और इधर उत्तर प्रदेश में तो एक नहीं बहुत सारी चीजें चल रही हैं। कल उत्तर प्रदेश में एक मीटिंग हुई और ये कार्य समिति की, बीजेपी कार्य समिति की मीटिंग थी। कल न्यूज पॉइंट हमने उसमें किया था और उस मीटिंग में एक बात बहुत महत्वपूर्ण ढंग से आई है, जिसमें उत्तर प्रदेश के जो उप मुख्यमंत्री हैं स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान और कुछ लोगों का बयान जो आया है, ये सब बयान कुछ और ही कहानी यहां कहता है। और साफ साफ यहां पर स्वामी प्रसाद मौर्य जो हैं ये कह रहे हैं कि संगठन सरकार से बड़ा होता है
और संगठन अगर सरकार से बड़ा होता है, यानी स्वामी प्रसाद मौर्य ने सरकार, यानी चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे वो बीजेपी उत्तर प्रदेश की सरकार हो, योगी और मोदी को सीधी चुनौती संगठन के सामने दे दी है। आइए जरा सुन लेते हैं इनको भी, चर्चा आगे बढ़ाएंगे, सुनिए। उनसे इतना है कहूंगा, आवाज तो यहां सरकारी व्यवस्था में 7 आवाज मिला। मैं सदा कहता था, और आज इस प्रदेश कार्य समिति में मैं संगठन के वरिष्ठता हमारे देश के और प्रदेश के नेतृत्व के सामने कह रहा हूं, संगठन। इनकी आवाज थोड़ी सी ठीक नहीं आ रही है, इसलिए पूरा नहीं सुनाया, लेकिन संगठन सरकार से बड़ा होता है, ये कह रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। तो दोस्तों, आज न्यूज पॉइंट में चलिए बात करेंगे, चर्चा करेंगे कि क्या महाराष्ट्र से लेकर झारखंड तक और बिहार तक एनडीए में हो रही है या होने जा रही है बड़ी टूट, या बड़ी टूट की तरफ बढ़ रहा है क्या एनडीए। सवाल और भी बहुत कुछ हैं, उन सवालों का जवाब भी ढूंढेंगे। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करवाऊंगा और आगे बढ़ेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण बात यही है कि एनडीए में क्या यहां पर एक बड़ी टूट होने जा रही है। क्या एनडीए के नेता और खासकर बीजेपी के नेता जो हैं वो इस टूट के जिम्मेदार हैं। बीजेपी जो है, क्या वो आज की तारीख में, जबकि 240 सीटों पर सिमट गई लोकसभा चुनाव में, और ये उपचुनाव जो लोकसभा चुनाव के बाद हुए हैं, उस उपचुनाव में भी उसे मात्र 2 सीटें मिली हैं, उसके बाद भी बीजेपी का जो अहंकार है वो अपनी पार्टी के साथ साथ पूरे अपने घटक दलों को का जो संगठन है एनडीए, उसको भी ले डूबेगा। बहुत कुछ है, आइए जरा उन सब की चर्चा करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं यहाँ पर 4 वरिष्ठ साथी। डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी हैं, शकील अख्तर जी हैं, हमारे साथ डॉक्टर दीपक पाचपोर जी हैं और अमलेंदु उपाध्याय जी हैं। आप चारों का स्वागत है, इस्तकबाल है, और स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम में। सीधे शकील अख्तर जी आपके पास आना चाहता हूं। शकील जी, बहुत सारी बातें एनडीए को लेकर हमने यहां रखी हैं, इस प्रस्तावना में ये समझने की कोशिश कि क्या बड़ी टूट की तरफ बढ़ रहा है एनडीए। लेकिन उससे पहले स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का बयान जो कह रहे हैं कि सच्चा हिंदू वो नहीं है जो किसी का बुरा करे, और यही बात तो राहुल गांधी भी कहते आए हैं, और उसमें ये साफ साफ उद्धव ठाकरे को आशीर्वाद दे रहे हैं। कैसे देखा जाए? देखिए राजीव जी, शंकराचार्य जी ने बहुत बड़ी बात कह दी है। उन्होंने उसका साथ दिया है जिसका साथ उसके साथियों ने छोड़ दिया। बीजेपी जो कहती थी कि बड़ी स्वाभाविक पार्टी है शिवसेना हमारी, स्वाभाविक हमारा उससे गठबंधन है, उसने छोड़ दिया। लेकिन जनता ने उनका साथ नहीं छोड़ा और अब धर्माचार्य उनके साथ आ गए। ये उद्धव ठाकरे के लिए और राजनीति दोनों के लिए बहुत बड़ी बात है। उद्धव ठाकरे ने किसी के साथ धोखा नहीं किया। उद्धव ठाकरे को जो थोड़ा सा टाइम मिला सरकार चलाने का, उसमें उन्होंने महाराष्ट्र में एक बहुत अच्छी सरकार दी, और इसका असर जनता पे भी है, इसका असर जो उनको छोड़ के चले गए उन लोगों पर भी है, और उसका असर आज हमने देखा कि शंकराचार्य जैसे महत्वपूर्ण पद पर बैठे हुए व्यक्ति पर भी है। क्यों? क्योंकि वास्तव में उद्धव ठाकरे विक्टिम है, और कोई भी धर्म हो वो हमेशा जी। शकील अख्तर जी डिस्कनेक्ट हो गए हैं। शकील जी जैसे कनेक्ट होते हैं फिर उनके पास आएंगे। इस बीच 2 साथी हमारे कनेक्ट हो चुके हैं, एक प्रशांत टंडन जी और दूसरे हमारे साथी सुनील शुक्ला जी। आप दोनों का भी स्वागत है। और एक करेक्शन जरूर करना चाहूंगा, स्वामी प्रसाद मौर्य नहीं बल्कि केशव प्रसाद मौर्य। ये प्रसाद मौर्य और इधर स्वामी और केशव, उसमें कई बार गलती हो जाती है, तो माफी चाहूंगा आप लोगों से। अभी मैं केशव प्रसाद मौर्य को स्वामी कह दिया था, स्वामी प्रसाद मौर्य, तो माफ़ी चाहूँगा। लेकिन करेक्शन के लिए कुछ साथियों ने लिखा भी है, तो आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और सीधा आना चाहता हूँ ज़रा जल्दी से, हमारे साथी शकील जी अगर जुड़ चुके हैं, जुड़ने वाले हैं ही, तो उन्हीं के पास आऊँ। लेकिन सुनील शुक्ला जी, बात हम कर रहे हैं, ज़रा आपके पास आता हूँ। सुनील जी, 2 चीज़ें यहाँ पर हैं। एक आप देख रहे थे उधर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती कह रहे हैं कि धोखा किया गया, धोखा हुआ है उद्धव ठाकरे के साथ।
और सही हिंदुत्व का इंसान जो है, सही हिंदू जो है, वो धोखा नहीं दे सकता। एक बात ये। दूसरी बात, इधर आप देख रहे थे उत्तर प्रदेश की, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे झारखंड हो, हर तरफ एनडीए में बगावत के सुर दिखाई दे रहे हैं। इसको कैसे देखा जाए? शकील जी के पास आता हूं थोड़ी देर में, लेकिन पहले जरा सुनील जी आपके पास इन सवालों के साथ। धन्यवाद राजीव जी। अभी मुक्तेश्वरानंद जी का वह बयान भी आपको ध्यान में रखना होगा, जब उन्होंने राहुल गांधी के उस बयान के साथ वो खड़े हुए, राहुल गांधी के साथ खड़े हुए, जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी पे आरोप लगाया था कि उन्होंने हिंदू समाज को हिंसक कहा। और मुक्तेश्वरानंद जी ने तब भी कहा था कि मैंने पूरा उनका बयान सुना है, पूरा मैंने वीडियो देखा और उन्होंने पूरे हिंदू समाज को हिंसक नहीं कहा। और मुक्तेश्वरानंद जी आज फिर उन्हीं बातों को आगे बढ़ाया है कि किसी के साथ विश्वासघात करने, हिंदू समाज विश्वासघात नहीं कर सकता, और वो उनके साथ खड़े दिखाई पड़ रहे हैं उद्धव ठाकरे के साथ। और मुक्तेश्वरानंद जी भारतीय जनता पार्टी की राजनीति से कभी भी सहमत नहीं रहे। उन्होंने कितनी पदयात्राएं निकाली हैं, कितनी यात्राएं निकाली हैं वाराणसी में, और कितनी बार उनको रोका गया है, यह वाराणसी के लोग और उनके तमाम समर्थक इस बात को जानते हैं। एक ऐसे शंकराचार्य के रूप में आप याद कीजिए कि जब अयोध्या के राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा की बात चल रही थी, तो मुक्तेश्वरानंद जी उन पहले धर्म गुरुओं में थे जिन्होंने मुहूर्त के प्राण प्रतिष्ठा के तौर तरीकों को लेकर के आपत्ति किया था, और ये कहा था कि वो शामिल, उन्होंने साफ साफ कहा था कि हम शामिल नहीं होंगे इस आयोजन में। उन्होंने कहा मुझे नहीं बुलाया गया है, लेकिन अगर बुलाया भी जाता तो हम शामिल नहीं होंगे। तो जो हिंदू धर्म की या सनातन परंपरा की शास्त्रीयता है, उसको लेकर के मुक्तेश्वरानंद जी का एक आग्रह हमेशा से रहा। वह किसी को सूट करे न करे, कोई इसको माने या न माने, वो अपनी बातें हमेशा चलते रहे जी। और वही उन्होंने फिर से एक बार इस बयान में भी इस बात को दर्शाया है। रही बात एनडीए की टूट की, तो आपकी एकता क्यों बनी रहेगी? सवाल इस बात का है कि आप एनडीए में ऐसा कौन सा तत्व है, ऐसे कौन से कारक हैं जिससे इसकी एकता बनी रहे? क्या उस एनडीए के प्रमुख दल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में अपने सहयोगी दलों को चुनाव जिता देने की क्षमता है, बची रह गई है? क्या जिस मोदी मैजिक के नाम पर एनडीए पूरा का पूरा चल रहा था 2014 के बाद से, वह मोदी मैजिक आज भी बरकरार है? क्या जिस आधार पर एनडीए को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही थी, वो तत्व अभी भी मौजूद हैं, या उनमें ऐसे तत्व भी शामिल हो गए हैं जो एनडीए की परंपरागत कार्यशैली से सहमत नहीं है? कौन से कारण है जिसकी वजह से एनडीए की ताकत बढ़ी रहेगी? अगर अनुप्रिया पटेल जी की जीत का अंतर घट जाता है, अगर संजय निषाद के उम्मीदवार चुनाव हार जाता है, अगर भाजपा के ओम प्रकाश राजभर का बेटा चुनाव हार जाता है, तो फिर किस बिना पर आपके साथ किसी बड़ी पार्टी के साथ ये जो सहयोगी दल है वो लगे रहेंगे? अगर अकाली दल का तालमेल बीजेपी के साथ नहीं रह पाएगा, तो क्या एनडीए के प्रति एनडीए को लेकर के संदेश जाएगा लोगों के मन में? क्या अगर अजीत दादा पवार की स्थिति लोकसभा के चुनाव में यह हो जाए कि उनकी पत्नी चुनाव हार जाए और एनडीए उनको चुनाव जिता पाने में सफल न रह पावे, तो क्या यह ताकत रह जाएगी कि उनके लोग उनके साथ बने रहे? क्या अगर शिंदे साहब के शिवसेना उसके उम्मीदवार चुनाव हार जाए, वह उनको अपेक्षित सफलता न मिल पावे, जो जीते हुए उम्मीदवार उनके साथ गए थे वो चुनाव हारते हुए दिखाई पड़े, तो क्या आपको लगेगा कि एनडीए की ताकत बनी रहेगी? क्यों बनी रहेगी? छगन भुजबल साहब अनायास तो नहीं जा रहे हैं। छगन भुजबल साहब को किसी व्यक्ति ने तो कहा नहीं कि आप जाकर के आप शरद पवार से मिल लीजिए। उनको ये दिख रहा है कि जिस एनडीए के साथ, जिस भारतीय जनता पार्टी के साथ वो राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, आने वाले दिन उनके लिए बहुत अच्छे नहीं है। यह अभी जो 7 राज्यों के 13 विधानसभा के उपचुनाव हुए, उससे भी साबित हुआ कि भारतीय जनता पार्टी विभिन्न लोगों को अपनी पार्टी में शामिल करा करके जो जनाधार बनाने का प्रयास कर रही थी, लोगों ने खारिज कर दिया। पश्चिम बंगाल में जितने लोगों को पार्टी ने लड़ाया, कांग्रेस में लड़ाया था, सब भारतीय जनता पार्टी छोड़ के चले गए
और टीएमसी से चुनाव जीत के चले आए, जीती हुई सीटें हार गई बीजेपी। उत्तराखंड में जिन लोगों को तोड़ करके वो लाई थी, उनको जिनको चुनाव लड़ाया, अब वहां पे भारतीय जनता पार्टी को पराजय का सामना करना पड़ा। हिमाचल में जिन निर्दलियों को अपने साथ तोड़ करके लाई थी, उनको अपना उम्मीदवार बीजेपी बनाई। इन उपचुनाव में उसमें से तीन में से दो चुनाव हार गए। वह विधानसभा क्षेत्र भी हार गई जहां पे कांग्रेस कभी नहीं जीती थी, वहां पहली बार कांग्रेस जीत दर्ज किया। तो किस आधार पर आप एनडीए के एकजुटता की ताकत को देखते हैं? अगर एनडीए के शीर्ष नेतृत्व में चुनाव जिताने की ताकत नहीं है, उनकी लोकप्रियता लगातार घटती चली जा रही है, लोग उससे संतुष्ट होते चले जा रहे हैं, तो किस बिना पर एनडीए के लोग वहां रहेंगे? क्या एनडीए में जो लोग शामिल हैं वह उसी धारा के साथ चलने के लिए तैयार है जिसके लिए बीजेपी जानी जाती है? और अगर वो नहीं है तो क्यों रहेगी एनडीए में शामिल हो? जी, अगर भारतीय जनता पार्टी यह तय नहीं कर पा रही है कि आखिर उसके चुनाव में हारने का कारण क्या है, अगर भारतीय जनता पार्टी यह स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है कि वह अपने कार्यक्रमों और नीतियों की वजह से लोकप्रिय हुई है, तो फिर उसके पास कोर्स करेक्शन का तरीका क्या है? अगर भारतीय जनता पार्टी लोकहित के मुद्दों से लोगों का ध्यान हटाने के लिए केवल नारेबाजी पर उतर आई है, तो आखिर उसके साथ उसके सहयोगी दल क्यों रुके रहेंगे? सरयू राय जिसका आप उल्लेख कर रहे थे, वो नेता जिन्होंने रघुवर दास को चुनाव हराया था, सिटिंग चीफ मिनिस्टर को चुनाव हराया था जमशेदपुर में जी। उनकी मुलाकात वो कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जा सकते। भारतीय जनता पार्टी ने जो उनके साथ व्यवहार किया झारखंड में, वो सभी लोग जानते हैं। और उनकी मुलाकात नीतीश कुमार के साथ उनकी मुलाकातें बताती है कि बहुत कुछ अंदर पकड़ा। और मेरा अपना मानना यह है कि अधिक से अधिक जो अभी 4 राज्यों के चुनाव होने वाले हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर भी शामिल है, झारखंड, महाराष्ट्र और हरियाणा, उसमें आपको दिखाई पड़ेगा। और अभी जैसे हरियाणा में कांग्रेस ने अपना जनसंपर्क अभियान शुरू किया, पदयात्रा शुरू की, और जिस तरीके से उसको रिस्पांस मिलना शुरू हुआ, यह बता रहा है कि जमीन पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ किस तरह का माहौल है। जी। मेरा अपना मानना यह है कि जिस तरीके से जनाधार भारतीय जनता पार्टी का कम हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के प्रति लोगों के मन में आग्रह कम हुआ है, भारतीय जनता पार्टी कोर्स करेक्शन के लिए तैयार नहीं है। मैं इन वजहों को मानता हूं कि एनडीए में बिखराव बहुत ही स्वाभाविक है। अगर कई दल इनको छोड़ के चले जाते हैं तो इसमें किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, लेकिन बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं कि बहुत कुछ अंदर खाने पक रहा है। ये बहुत कुछ क्या पक रहा है, ये निकालने या समझने की जरूरत है, और बहुत कुछ आपने यहां बता भी दिया है, लेकिन उसको और आगे बढ़ाते हैं। शकील अख्तर जी, प्लीज अपनी बात आगे कंटिन्यू कीजिए। और उसमें हम सवाल और जो बात हम कर रहे थे वो यही कि अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने साफ साफ कह दिया है कि उद्धव ठाकरे के साथ धोखा हुआ है। ये बात छोटी नहीं हो सकती, ये बहुत बड़ी हो सकती है तब जबकि एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के पैर छू रहे थे और यह आशीर्वाद दे रहे थे। और इस सवाल का जवाब देते हुए सरस्वती जी कहते, अभिमुक्तेश्वरानंद जी कहते हैं, शंकराचार्य हैं आप जानते हैं, मुखर बात होकर बातें रखते हैं, कह रहे हैं कि मेरे पास कोई भी आएगा आशीर्वाद तो देना होगा। गलतियां करते हैं, मैं किसी की आलोचक किसी का नहीं हूं, लेकिन अगर कोई गलतियां करता है तो उसकी आलोचना भी करता हूं, छोटी मोटी बात नहीं है। लेकिन यहां से राजनीति की दिशा जी 22 जुलाई से अगले सोमवार से 18वीं लोकसभा का पहला बजट सत्र शुरू हो जाएगा। इस बजट सत्र में 23 तारीख को बजट पेश होना है और इससे मालूम हो जाएगा कि मोदी जी ने 240 पर सिमटने से कुछ सबक लिया है कि नहीं। वो अपने आप में एक बहुत बड़ा पैमाना होगा जो ये बताएगा कि मोदी जी वापस जनता की राजनीति के बारे में सोचना शुरू करते हैं या फिर गिमिक्स पे ही जाते हैं। गिमिक्स मतलब खेल तमाशे, इस तरह का काम करना जिससे जनता उसमें उलझी रहे, जैसा कि अभी उन्होंने उत्तर प्रदेश में शुरू कर दिया है। अभी जो आप बता रहे थे शंकराचार्य जी, अभिमुक्तेश्वरानंद जी की बात, तो वो बहुत सही बात है। उन्होंने देश की राजनीति के बारे में जो उनकी अपनी राय है, जो उनके मन से निकली है, जो वो अपने हिसाब से सोचते हैं, वो बता दी है। वो किसे सूट करेगी, किसे सूट नहीं करेगी, हमें लगता है कि ये धर्माचार्यों के सोचने की बात नहीं होती है।
और अभी मुक्तेश्वरानंद जी जिस तरह के संत हैं, वो इस तरह की बात कभी सोचते भी नहीं हैं। राहुल के बारे में जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने इतना साफ कहा कि हमने पहले वीडियो देखा, कौआ कान ले गया पे हम यकीन नहीं करते, हमने अपना कान टटोला और जब देखा कि कान है तो हम कौए के पीछे क्यों भागेंगे। राहुल ने कहीं पे भी हिंदू समाज को हिंसक नहीं कहा है। मतलब साफ था उनका कि राहुल ने बीजेपी और आरएसएस को ही हिंदू विरोधी कहा है और हिंसक कहा है। देखिए, ये जो अभी हम राज्य संसद के बजट सत्र की बात कर रहे थे, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी होने जा रहा है कि अब राज्यसभा में एनडीए का, बीजेपी का बहुमत नहीं है। वहां पे लगभग इंडिया गठबंधन और एनडीए बराबर है, 2-3 सीटें इंडिया के पास ज्यादा हैं और 25 से लेके 30 तक करीब वो संख्या है जो न एनडीए में शामिल है न जो इंडिया में शामिल है। अब उनका रुख बताएगा कि हवा किस तरफ चल रही। जैसे मोदी जी कमजोर हो रहे हैं, अभी उपचुनाव में हमने देखा, उपचुनाव में किसने सोचा था कि उत्तराखंड की दोनों सीटें बीजेपी हार जाएगी। पहले अयोध्या हारे, अब बद्रीनाथ भी हार गए। ये अपने आप में छोटी बात नहीं है। और अब आप देख रहे हैं कि केदारनाथ में आंदोलन हो रहा है। मोदी जी जिस धर्म के नाम पे राजनीति कर रहे थे, वो अब उनके खिलाफ जाती हुई दिख रही है। देखिए, पूरी दुनिया में हर तरफ से एक जैसे ही संकेत आ रहे हैं। अभी जो हमला हुआ ट्रंप के ऊपर, जिस युवक ने किया, उसका एक वीडियो जारी हुआ है और उस युवक क्या कहता है उसमें कि मैं नफरत करता था जी। और राहुल यही बात कहते हैं कि नफरत का जहर चारों तरफ फैला दिया गया है। वो हिंदुस्तान में ही नहीं है, वो पूरी दुनिया में फैला दिया गया है। और इस नफरत की जननी क्या होती है? शब्द, शाब्दिक हिंसा। जी। आप अपने शब्दों से हिंसा बढ़ाते हैं और वो फिर कार्य रूप में परिणित हो जाती है। ये बहुत ही खतरनाक ट्रेंड चल रहा है। इसीलिए राहुल गांधी कहते हैं कि नफरत जो है वो बर्बाद कर देगी। आप देखिए कि अभी जो उन्होंने कहा, संविधान के ऊपर कोई और शब्द भी लिख सकते थे वो इमरजेंसी के खिलाफ अपने बात को कहने के लिए। वो कह रहे हत्या, संविधान की हत्या। उससे पहले क्या कहा था मोदी जी ने कि ऐसा बटन दबाओ कि लगे कि तुम फांसी दे रहे हो। जी। फांसी देना कोई अच्छी बात नहीं होती है। उससे पहले अमित शाह जी ने कहा था कि ऐसा बटन दबाओ कि करंट जाके वहां लगे। तो ये जो हिंसक शब्दावली है, ये इस देश को भी नुकसान पहुंचा रही है और पूरी दुनिया को भी नुकसान पहुंचा रही है। और इसीलिए जो आपने बात शुरू करी शंकराचार्य जी की, अभी मुक्तेश्वरानंद जी की, वो बहुत बड़ी बात है। सामान्य सिद्धांतों से ऊपर उठ के बात है। वो क्या कहा है उन्होंने? उन्होंने कहा है कि सबसे बुरी बात धर्म में कर लगे, और भी बहुत सारी बुरी बातें होती हैं, पाप पुण्य की बातें होती है, लेकिन सबसे बुरी बात होती है विश्वासघात। विश्वासघात एक भले आदमी को तोड़ देता है। विश्वासघात आपके अंदर का कलुष को सामने लाता है। और इसीलिए उन्होंने कहा कि विश्वासघात हुआ है उद्धव ठाकरे के साथ। उद्धव ठाकरे ने किसी के साथ विश्वासघात नहीं किया है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि 22 जुलाई से जो संसद का बजट सत्र शुरू होगा और 23 जुलाई को जो बजट पेश होगा, उससे मालूम पड़ जाएगा कि क्या मोदी जी इसमें बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, क्या महंगाई की बात कर रहे हैं, क्या लोगों को काम धंधा देने की बात कर रहे हैं। और अगर नहीं कर रहे तो इसका मतलब वो फिर गिमिक्स की तैयारी कर रहे हैं, वो फिर खेल तमाशे की तैयारी कर रहे हैं, प्रतीकात्मक राजनीति की तैयारी कर रहे हैं। और अब उससे कुछ होगा नहीं। देखिए, जब मोदी जी चढ़त में थे, उनकी सीटें 303 आ रही थी तो सब चल जाता था। उनकी 240 सीटों पर जो बहुमत से बहुत कम है, कोई उनकी बात नहीं सुनेगा। और जब आप कहते हैं कि एनडीए किस तरफ जा रहा है, तो एनडीए सब देख रहा है। चंद्रबाबू नायडू भी देख रहे हैं, नीतीश कुमार भी देख रहे हैं, रामदास अठावले भी देख रहे हैं,
छोटे छोटे दल सब देख रहे हैं, कोई किसी का बंधुआ नहीं है। आप अभी उत्तर प्रदेश का जिक्र कर रहे थे, उत्तर प्रदेश में देख लीजिए कि जो मोदी जी ने शुरू किया है और मोदी जी और योगी जी के बीच जो हो रहा है वो तो खुला संकेत है ना। दिल्ली में यानी कि केंद्र में मोदी जी कमजोर हुए हैं और यूपी में भी बीजेपी कमजोर हुई है। तो जब दोनों तरफ से कमजोर है तो कमजोरों की लड़ाई का फायदा जो है वो तो निश्चित ही रूप से विपक्षी दलों को मिलेगा ही मिलेगा, उसे तो कोई रोक नहीं सकता है। तो ये जो राजनीति हो रही है इसका या तो एक ही तरीका है कि मोदी जी वापस बेरोजगारी की तरफ जाएं, बेरोजगारी दूर करने की तरफ जाएं, महंगाई दूर करने की तरफ जाएं, पेट्रोल डीजल के दाम कम करें। जो भी कह दिया कि 8 करोड़ रोजगार नए सृजित हुए हैं, कहां हुए हैं, किसको मिल गए, किसी को नहीं मालूम। इस तरह हवा में बात करने से क्या कुछ होगा? अभी हम देख रहे थे सोशल मीडिया पर कुछ बहुत ही पढ़े लिखे किस्म के मोदी जी और योगी जी के समर्थक हैं, वाकई पढ़े लिखे हैं, वो एकदम बदले हुए दिख रहे हैं हमें। वो लिख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में बिना पैसे दिए कोई काम नहीं हो रहा है। आज पूरा टीवी, आज दिन भर हम टीवी में बीच बीच में देखते रहे, वो सारा टीवी योगी जी की कुर्सी हिला रहा है। तो किसके इशारे पे हो रहा है? दिल्ली के इशारे पे हो रहा है। मोदी जी अपनी तरफ से ध्यान हटाने के लिए उत्तर प्रदेश की तरफ ध्यान करवा रहे हैं और जाहिर है कि उत्तर प्रदेश अपनी तरफ से ध्यान हटवाने के लिए दिल्ली की तरफ ध्यान करवाएगा। तो ये सब देश के हित में नहीं है, जनता के हित में नहीं है। इस वक्त जरूरत है प्रो पीपल राजनीति करने की, और वो राहुल गांधी कर रहे हैं। वो जनता की आवाज उठा रहे हैं, वो जनता की बात कर रहे हैं। अभी हम सब ने देखा कि वहां बंबई की एक बहुत मशहूर शादी में, अभी आप जो जिक्र कर रहे थे अनंत अंबानी की, मुकेश अंबानी के बेटे की, सब चले गए वहां पे, राहुल नहीं गए, सोनिया गांधी नहीं गए। इससे पहले जब सहारा श्री की शादी हुई थी, उनके 2 बेटों की शादी हुई थी, वाजपेयी की सरकार थी, प्रधानमंत्री वाजपेयी थे। एक लड़के की शादी में वाजपेयी गए, दूसरे के अडवाणी जी गए। और सुब्रत राय ने बहुत कोशिश कर ली कि सोनिया जी आ जाएं, नहीं, उन्होंने कहा राहुल जी को पहुंचा दीजिए, प्रियंका जी को पहुंचा दीजिए, नहीं भेजा। क्यों? क्योंकि ये सब चीजें जनता से ध्यान डाइवर्ट करने की होती हैं। सोनिया गांधी या कांग्रेस जो राजनीति करते हैं वो करते हैं जनता की, पब्लिक की। और ये तड़क भड़क की शादियां, ये शोबाजी, पैसे का अश्लील प्रदर्शन, ये सब जनता को दुख और तकलीफ देता है और जनता की आदतें भी बिगाड़ता है, जनता में गलत मूल्यों को भी पैदा करता है। शादी विवाह सादगी की चीजें होती हैं। नेहरू से लेके पंडित जवाहरलाल नेहरू किसके बेटे थे? मोतीलाल नेहरू के। उस टाइम के सबसे बड़े आदमी, चाहते तो क्या से क्या शादी हो जाती, सादगी से हुई। लास्ट शादी जो हुई परिवार में वो प्रियंका गांधी की सादगी से हुई, राजीव गांधी की सादगी से हुई। तो ये सारे मूल्य ऊपर से देना पड़ते हैं और मोदी जी वो मूल्य देने में असफल साबित हुए। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं और बहुत कुछ यहाँ पे जिस पर चर्चा होनी है। लेकिन प्रशांत टंडन जी, आखिर क्या कुछ चल रहा है अंदर खाने की? एनडीए जो है वो टूट की तरफ बढ़ रहा है, कैसे देखते हैं आप? क्योंकि देखिए बहुत अलग अलग राज्यों में अलग अलग तस्वीरें हैं और वो कहती हैं कि एनडीए के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। एनडीए तो राजीव जी बाद में आएगा, पहले तो बीजेपी के अंदर क्या चल रहा है। देखिए, नड्डा जी की अध्यक्षता में बीजेपी चुनाव हार गई है, बहुमत से नीचे आई है और उनका कार्यकाल भी खत्म हो गया है। बड़ा संघर्ष इसमें चल रहा है कि अध्यक्ष आरएसएस का बताया हुआ हो या अध्यक्ष जो है नड्डा जी को कंटिन्यू किया जाए या अध्यक्ष गुजराती लॉबी का हो। तो बीजेपी 2 हैं, गुजराती बीजेपी है और बाकी बीजेपी है। वो बाकी बीजेपी अभी बहुत डोसाइल है, अभी उसका हौसला पस्त है, लेकिन वहाँ संघर्ष है इस बात को लेकर। और कोशिश होगी मोदी अमित शाह की कि नड्डा जी कंटिन्यू करें। नड्डा जी का वो बयान याद कीजिए कि नड्डा जी ने कहा था कि हम इतने बड़े हो गए हैं कि हमको आरएसएस की जरूरत नहीं है। और उस बयान के कुछ सप्ताह बाद जो है वो बहुमत से नीचे आ गए। तो एक तो ये झगड़ा चल रहा है
दूसरा लखनऊ और दिल्ली, योगी और मोदी, ये लड़ाई बहुत समय से चल रही है। अधिकारियों की पोस्टिंग को लेकर चल रही है, चीफ सेक्रेटरी को लेकर चल रही है। वो चीफ सेक्रेटरी अब खैर रिटायर हो गए, जो दिल्ली के थे, जो वहाँ तमाम अड़चने पैदा करते थे। यूपी में लगातार चौथा डीजीपी है राजीव जी, जो कि परमानेंट डीजीपी नहीं है। क्यों डीजीपी नहीं परमानेंट? क्योंकि दिल्ली डीजीपी का पैनल जो है योगी के चहेते अफसरों का नहीं बनने देता। तो योगी जी अपनी पसंद का डीजीपी भी नहीं बना पाते हैं। इस बात को लेकर वहां बहुत वो है योगी के कैंप में। और अब रिव्यू हुआ है जब, तो रिव्यू लखनऊ और बनारस के आसपास की सीटों का नहीं हुआ है, उनको छोड़ दिया गया। अब गोरखपुर के आसपास की लोकसभा की जो सीटें वो तो बीजेपी ने जीत ली। बनारस और लखनऊ के आसपास की सीटें बीजेपी हार गई। इसको लेकर भी टसल है कि इनका ये रिव्यू क्यों नहीं हो रहा है, कैंडिडेट किसने फाइनल किए, बहुत सारे रिव्यू चल रहे हैं। और एक अभी जो केशव प्रसाद मौर्य का आपने सुनाया कि अधिकारियों को लेकर जो एक बात आई है, अधिकारियों को लेकर जो बात हो रही है बड़ी चिंताजनक है कि अधिकारियों का राजनीतिकरण हो रहा है, धर्म का राजनीतिकरण हो रहा है, अधिकारियों का राजनीतिकरण हो रहा है। और अभी इस रिव्यू के बाद ही 10 या 15 बड़े अफसरों के तबादले भी हो गए हैं, जिनके ऊपर ये आरोप है कि उन्होंने मदद नहीं की। तो अधिकारियों पे ये आरोप नहीं कि उन्होंने सुचारू रूप से जो है चुनाव को कंडक्ट कर लिया, अधिकारियों पे ये आरोप है कि उन्होंने मदद नहीं की, यानी बाकी अधिकारी मदद कर रहे थे। ये एक बहुत ही चिंताजनक बात है हमारी ब्यूरोक्रेसी के लिए, और ये ब्यूरोक्रेसी के लोगों को सोचना है। ऐसी बातें महाराष्ट्र से सुनने को मिल रही है जहां पे अब चुनाव होने हैं। महाराष्ट्र में वो अधिकारी चुन चुन के की पोजीशंस में प्रमुख जगह पे लगाए जा रहे हैं जिनका चुनाव में रोल होगा, जो जिसको कहते हैं कार्यकर्ता ब्यूरोक्रेसी। तो कार्यकर्ता ब्यूरोक्रेसी के लोग ठीक जगह पे लगाए जा रहे हैं जहां चुनाव पे प्रभावित कर सकते हो। ये इंडिया गठबंधन और शिवसेना और कांग्रेस और महाविकास आघाड़ी को के नेताओं को ये बात उठानी चाहिए कि ये जो अधिकारी लगाए जा रहे हैं ये कौन है। उन अधिकारियों का जरा पूरा सिजरा निकालें, उसको पब्लिक डोमेन में लाएं, उन अधिकारियों का रोल क्या रहा है। क्योंकि अगर आप अधिकारियों के ऊपर अभी से नहीं कोई एक बात रखेंगे, तो जैसा लोकसभा के चुनाव में हुआ, तो लोकसभा के चुनाव में ये बात कही जाती है कि बहुत सारा जो चुनाव को प्रभावित किया है वो पसंद वाले अधिकारियों ने किया है। तो ये पसंद वाले अधिकारियों की सूची जरा इंडिया गठबंधन सामने लाए, इनको पब्लिक डोमेन में रखे, ताकि जनता का भी उनके ऊपर निगाह हो कि अधिकारी क्या कर रहे हैं, इनको क्यों लगाया गया है, इनका रोल क्या है इलेक्शन के समय। ये सब महाराष्ट्र से भी बातें जो है वो आ रही हैं। दूसरी बात राजीव जी की, जो अभी आपने शंकराचार्य जी का सुनाया, जो कि उद्धव ठाकरे क्या गए, उन्होंने बात ठीक की, उनकी बात से मैं सहमत हूँ। देखिए, धार्मिक नेताओं को और शंकराचार्यों को क्या करना चाहिए, अभी धर्म को राजनीति से के चंगुल से निकालना चाहिए। धर्म और राजनीति का मिश्रण जहां भी हुआ है, चाहे मध्ययुगीन यूरोप में या हम अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान में देखते हैं कि उसका क्या हाल हुआ। पाकिस्तान का धर्म और राजनीति का मिश्रण हुआ। पाकिस्तान आज ये स्थिति में, हमारे देश में भी अब ये हो रहा है कि धर्म और राजनीति का मिश्रण हो रहा है। और हम देख रहे हैं कि जो लोग धर्म के नाम पे वोट देते थे, जो मुसलमानों के बुलडोजर पे मकान गिराए जाने पर तालियां बजाते थे, आज उन्हीं के मकान बुलडोजर से गिराए जा रहे हैं, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो या उत्तराखंड हो। तो धर्म की राजनीति जो है उससे परहेज करना चाहिए, उसको हटना चाहिए। ये शंकराचार्यों को क्या अभियान होना चाहिए। आप देखिए अयोध्या में क्या था। अयोध्या में कोशिश मोदी साहब की केवल राम मंदिर बनाने की नहीं थी,
जिस तरीके से उन्होंने आसन ग्रहण किया था वहां पे, और जो पूरे अपने देख रेख में सारा काम हो रहा था मीडिया की मौजूदगी में, वो अपने आप को सुपर शंकराचार्य के तौर पे स्थापित कर रहे थे कि मैं बाकी चारों पीठाधीशों से ऊपर हूं, मैं सुपर शंकराचार्य हूं। जनता ने उनका मंसूबा जो है वो पंक्चर कर दिया। तो अब जो बीजेपी जिस रास्ते पर है, वो 2-3 उनको लर्निंग्स सीखनी चाहिए। एक तो मोदी जी को ये सीखना चाहिए कि अभी शकील साहब अमेरिका की चर्चा कर रहे थे, अमेरिका में ट्रंप के ऊपर हमला हुआ, और ट्रंप के हमले के बाद डेमोक्रेटिक पार्टी जो उनकी राइवल पार्टी है वहां पे, डेमोक्रेटिक पार्टी ने ट्रंप के खिलाफ अपने सारे विज्ञापन टेलीविजन चैनलों से, अखबारों से, सोशल मीडिया से हटा लिए कि खराब मैसेज जाता है। इस वक्त राजनीति नहीं करनी चाहिए। और अब आप देखिए कि नरेंद्र मोदी इंदिरा गांधी के बारे में कैसे बोलते हैं, राजीव गांधी के बारे में कैसे बोलते हैं, जो आतंकवाद का शिकार हुए, जिनकी जानें गई। ट्रंप तो केवल घायल हुए, हमला उनके ऊपर जानलेवा हमला था, लेकिन घायल हुए, बच गए। लेकिन इंदिरा गांधी और राजीव गांधी तो नहीं बच पाए। अब किस तरीके की शब्दावली इस्तेमाल करते हैं मोदी जी के लिए? ये जो नैतिकता का क्षरण हुआ है भारत की राजनीति में, ये चिंता का विषय है। मोदी साहब को इससे बचना चाहिए अगर वो चाहते हैं कि इतिहास उनके बारे में ठीक ठाक लिखे। विश्वनाथ प्रताप सिंह से बड़ा राजीव गांधी का विरोधी कौन होगा? राजीव गांधी को हरा कर वो प्रधानमंत्री बने थे चुनाव में, बोफोर्स के मुद्दे पर। लेकिन राजीव जी एक भी बयान वीपी सिंह का राजीव गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी के खिलाफ और या बोफोर्स पर वीपी सिंह एक शब्द नहीं बोले। मैंने ही उनका एक बार इंटरव्यू किया तो नहीं, उन्होंने मना कर दिया कि मैं इस पर नहीं बोलूंगा जी। ये होती है राजनीतिक सोचता। और मोदी जी लगातार इसमें उनका कद राहुल गांधी छोटा करते जा रहे हैं। चाहे वो अंबानी के न जाने का फैसला हो, चाहे वो हिंदू धर्म की बात जो पार्लियामेंट में बोली है, नैतिकता के आधार पर वो लगातार जो है मोदी साहब का कद छोटा कर रहे हैं। और यही जो मोदी ब्रांड था वो अब नहीं बचा है। अब वो नहीं बचा है तो फिर अब बीजेपी को सोचना पड़ेगा कि नरेंद्र मोदी के साथ कितना दूर तक उनको चलना है, और एनडीए पार्टनर्स को भी सोचना होगा। इस उपचुनाव ने दिखा दिया कि उनका ब्रांड की स्थिति क्या है। राजीव जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और राजनीतिक सूचिता और उसमें भी नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी की तुलना, नरेंद्र मोदी लगातार चाहे सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, जो आज हैं, जिंदा हैं, इस दुनिया में हैं, और लेकिन जो नहीं रहे, शहादत जिनको नसीब हुई, उसमें इंदिरा गांधी और राजीव गांधी, खासकर इन दोनों नेताओं के बारे में जो बातें कही जाती है, चाहे प्रधानमंत्री की तरफ से, चाहे उनकी पार्टी की तरफ से, उसकी आलोचना और घोर आलोचना होनी चाहिए। और इसलिए भी होनी चाहिए क्योंकि ये कहीं ना कहीं नफरत को बढ़ाता है। हालांकि अभी कल ही एक बयान देख रहा था किसी बीजेपी नेता का, वो कह रहे थे कि राहुल गांधी लगातार नरेंद्र मोदी के खिलाफ हिंसा भड़काते हैं। अब कौन हिंसा भड़काता है और कौन हिंसा के लिए यहां लोगों को सामने लाता है, वो तो, क्योंकि देखिए राहुल गांधी ने हिंदू के ऊपर जो बातें कही थी, अभी मुक्तेश्वरानंद ने उसी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा, अगर अभिमुक्तेश्वरानंद उस भाषण को नहीं सुनते या अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती कान मूंद कर जैसे बाकी लोगों ने किया वैसा ही करते, जो 15-16 सेकंड की बाइट राहुल गांधी की निकालकर बीजेपी आईटी सेल ने उसको चला करके लोगों के बीच नफरत फैलाने की कोशिश की थी, अगर वही करते तो आज वो भी वही करते। तो इसलिए जरूरत है कि कम से कम आप उस शुचिता को तो बरकरार रखें, जो राजनीति हो या और धार्मिक हो, और इसीलिए यहां जरूरी है। और इसीलिए हश्र बीजेपी का, जो अभी आप कह रहे थे प्रशांत टंडन जी की एनडीए की बात तो बाद में करेंगे, पहले बीजेपी की बात कर लें जरा। और बहुत महत्वपूर्ण बात यहां रख भी रहे थे आप, जरा डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी आपके पास आना चाहता हूं, कैसे आप देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम में? और सबसे बड़ी चीज, क्योंकि अब यहां से राजनीति जो है
वो ना सिर्फ उसकी चर्चा, ना सिर्फ हम इंडिया की चर्चा तो खूब करते हैं, इंडिया गठबंधन की, लेकिन एनडीए और बीजेपी की चर्चा जरूरी इसलिए है कि चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। भले उसको दबाने की कोशिश की जाए, भले बाढ़ में के पानी के साथ साथ वो बहते हुए दिखाया जाए, लेकिन सवाल यहां पर यही है कि आखिर अंदर खाने, चाहे उधर नीतीश कुमार हो, और बहुत महत्वपूर्ण बात आप तीनों साथी कह रहे थे कि अभी चुनाव बाकी है। ये 4 राज्यों के, सुनील शुक्ला जी कह रहे थे 4 राज्यों के चुनाव होना है, उसके बाद देखिए क्या कुछ होता है। यानी अभी शुरुआत है और अभी तो बजट पेश होना बाकी है, जो बात शकील अख्तर जी कह रहे थे। डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, बजट में बहुत सी बातें स्पष्ट होगी, एनडीए के दूसरे दलों का अंतर्विरोध भी नजर आएगा। सबसे पहले उत्तर प्रदेश की बात कर लें। उत्तर प्रदेश में जहां अब 10 उपचुनाव होने, 10 सीटों पर उपचुनाव होने विधानसभा में, और ये 10 सीटों के उपचुनाव में योगी जी को एक नया जीवन मिल गया है। उनकी राजनीति को, वे मुख्यमंत्री हैं, कम से कम 10 सीटों के उपचुनाव होने तक तो वे रहेंगे, क्योंकि यूपी बीजेपी के ही एक नेता ने कहा कि योगी जी को 10 सीटों का ठेका दे दीजिए, जिम्मेदारी दे दीजिए, क्या होगा उसके बाद कार्रवाई कर लीजिए। क्योंकि 10 सीटों में से 5 सीटें सपा के विधायकों के द्वारा खाली की गई हैं, 3 सीटें बीजेपी के लोगों द्वारा खाली की गई हैं। तो इन 10 सीटों में बीजेपी को कितनी सीटें मिलेगी यह भी तय नहीं है। बीजेपी को 3 सीटें वापस मिलेगी, कह नहीं सकते। और जैसे ही उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री को हटाने की बात आएगी, यह मौका आएगा, आप देखेंगे कि पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति एकदम एक नए मोड़ पर आएगी। ये तो एक बात हुई। दूसरी बात है कि देश के लोग देखते हैं कि जिस परफॉर्मेंस की बात मोदी जी करते थे, लोकसभा चुनाव के पहला चरण शुरू हुआ था, उसके 4 दिन बाद मोदी जी ने कहा कि पिछले 10 साल हमने जो काम किया वो तो ट्रेलर था, अब आप हमारे आगे के 5 साल देखिए, मेन फिल्म तो वह होगी। और जिस मेन फिल्म की बात वो कर रहे थे, उस एजेंडे में जो जो बातें थी, उसमें से कोई भी एजेंडा, कोई भी बात वे पूरी नहीं कर पाए। लगभग 1.25 महीना हो गया है सरकार बने, लेकिन 100 दिनों की बात करने वाले मोदी जी लगभग 1.25 महीने में 10% वादे भी पूरे नहीं कर पाए। तो ये बात लोगों को समझ में आ गई कि ये सरकार केवल बयानबाजी की सरकार है। आप देखिए, जब 2014 में सरकार बनी थी और सुश्री उमा भारती को गंगा शुद्धि का दायित्व दिया गया था, और वे 5 साल तक वे कुछ नहीं करते रही। जब 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, उन्होंने कहा हो जाएगी, गंगा साफ हो जाएगी, गंगा की शुद्धि हमारा लक्ष्य। जब 4 साल बाद एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि माननीय मंत्री महोदया, 4 साल हो गए, अब कहां पहुंचा गंगा शुद्धि का काम? तो उन्होंने कहा कि काम तो हो चुका है, 5 साल हो जाने दीजिए, फिर आप देखेंगे। तो क्या गंगा शुद्धि का काम कोई बटन दबाने से शुरू होता था? तो ये बात लोगों को समझ में आ गई कि ऐसा नहीं है। अब मोदी 3 सरकार के जो एजेंडे थे कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, वो खटाई में पड़ गया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड उतना आसान नहीं बचा है। मुस्लिम आरक्षण की बात करने वाली बीजेपी कहती थी कि हम आरक्षण है और उसे खत्म करेंगे। दिल्ली के मास्टर प्लान की बात कर रहे थे, वक्फ बोर्ड को खत्म करने की बात कर रहे थे। अग्निवीर स्कीम में सुधार की कुछ कोशिश उन्होंने जरूर की है, लेकिन अग्निवीर का जो प्रतिसाद है वो इस सरकार के लिए अच्छा नहीं है। CAA का कंप्लीट इम्प्लीमेंटेशन उन्होंने कहा था हम करेंगे। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में बदलाव की बात की थी। जनगणना 2026 में परिसीमन होना, उसके बारे में बात की, और ये कहा गया था कि हम भारत को तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बना देंगे। अब इन बड़े मुद्दों में से कौन सा मुद्दा हो गया? पहली बात तो ये देखिए कि UCC, CAA, मुस्लिम आरक्षण का जो मुद्दा है वो, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, ये जो वो मुद्दे हैं जो JDU और TDP इस पे चर्चा चाहते हैं। बीजेपी अपनी मन मर्जी का कुछ भी काम कर नहीं सकती, क्योंकि TDP का अपना एक वोट बैंक है और वो उन मुद्दों पे आगे बढ़ेगी, मनचाही चीजों से करने मिलेगी। और यही कारण है कि मोदी सरकार ने जो वादे किए थे, जिस कॉन्फिडेंस से वो बात करते थे चुनाव के पहले, अब वो नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि अब उनके पास करने के लिए कुछ नहीं है। सहयोगी दल अलग परेशान कर रहे हैं। जो वादे उन्होंने कर रखे हैं सहयोगी दल में कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना,
तो विशेष राज्य का दर्जा देने की व्यवस्था खत्म हो गई है, अब वे ये कर नहीं सकते। तो ये सारी चीजें बीजेपी के लिए चुनौती है। 2019 में बीजेपी के सामने विपक्ष के 150 सदस्य थे, अब 250 सदस्य हैं। तो जब 150 सदस्यों का विपक्ष पावरफुल था तो अब तो 250 सदस्य हैं। कैसे बीजेपी आगे आएगी और काम करेगी? दूसरी बात, आरएसएस से बीजेपी के संबंध अब वो नहीं रहे जो पहले थी, और बजट में जो दबाव बना रहे हैं सहयोगी दल, इस बजट में सरकार के लिए मुश्किल है कि सहयोगी दलों की वे मांगे मान ली जाए। महाराष्ट्र की बात जो स्वामी अमुक्तेश्वरानंद, जो भी स्वामी जी, शंकराचार्य स्वामी जी का नाम है, शंकराचार्य जी की जो बाइट आपने दिखाई, उस बाइट से साफ है कि उन्होंने हिंदुत्व के मुद्दे पर जो बातें बीजेपी कहती आई है वो उसे नकार दिया है और बता दिया है कि देखिए हिंदुत्व ये होता है। राहुल गांधी एक शादी में नहीं गए। अब शादी की बात ये, तो आप, मुझे याद आता प्रियंका गांधी की शादी के वक्त के दिन जब केवल 300 लोगों को आमंत्रित किया गया था देश के, और आवास पर जहां सोनिया जी का आवास था उसको केवल दीपक से सजाया गया था, कोई बिजली की लटालो रोशनी नहीं की गई थी, सीमित खाना था, सात्विक खाना था। तो सादगी का प्रतिमान पेश कर सकते थे, क्योंकि मुकेश अंबानी अगर सादगी से शादी करते तो कोई ये नहीं कहता कि मुकेश अंबानी कंजूस आदमी है, उसने शादी में बहुत पैसे बचा लिए, क्योंकि सबको पता है कि पैसे वाला आदमी है। लेकिन जिस तरह फूहड़ और अश्लील प्रदर्शन पैसे का किया गया, उससे पूरे देश में, पूरी दुनिया में भारत की भद मिटी। विदेशी मीडिया लिख रहा है कि एक व्यक्ति ने, भारत के एक उद्योगपति ने 5,000 करोड़ रुपए शादी में खर्च किए, जिस देश की 80% आबादी की दैनिक आय 300 रुपए प्रतिदिन से भी कम है। तो इससे कोई देश की इज्जत नहीं बढ़ी। लेकिन मुझे लगता है कि व्यापारी वर्ग के लोग जो करते हैं वो अपने फायदे के लिए करते हैं। उन्होंने अपनी ब्रांडिंग की, अपने रिश्ते बनाए होंगे जो विवाह में मेहमान बनकर आए। तो ये सारी चीजें बीजेपी के लिए अच्छी बात नहीं। खास बात है कि शंकराचार्य जी अंबानी के यहाँ शादी में थे और इसी देश के प्रधानमंत्री ने उनके चरण छुए थे और आशीर्वाद लिया था। लेकिन वे आज उद्धव ठाकरे के निवास पर गए उनके बुलावे पर, और बाद में उन्होंने खुलकर कहा कि इनके साथ घात हुआ है, धोखा हुआ है, और हिंदू किसी के साथ धोखा नहीं करते। तो ये सारी बातें प्रतीकात्मक है, और नरेंद्र मोदी को इतनी समझ है कि हवा का रुख क्या है, शायद इसीलिए वे ज्यादा बोल नहीं रहे हैं। राजीव जी बिल्कुल, नरेंद्र मोदी की बात हम कर रहे हैं, बात राहुल गांधी की कर रहे हैं, और बात इंडिया और एनडीए की कर रहे हैं। साथ साथ एनडीए का सबसे बड़ा दल, घटक दल जो है वो बीजेपी, उसकी बात कर रहे हैं, और आने वाले चुनाव में क्या कुछ होने जा रहा है उसकी बात कर रहे हैं। एक अखबार है सकाल ग्रुप, मीडिया ग्रुप जो है, उसने अभी एक सर्वे किया है महाराष्ट्र पे, और उस सर्वे में 48% लोगों का कहना है कि उसे महाविकास अघाड़ी पसंद है, और मात्र 33% लोगों का कहना है कि उसे महायुति पसंद है। और यहीं से समझ में आता है कि ये किस्सा किस तरफ जाते हुए, ये कहानी का जो आखिरी पार्ट है वो किस दिशा में, सियासत किस दिशा में जाते हुए आपको दिखाई देने वाली है। और इसीलिए यहां बीजेपी परेशान है। और इन 4 राज्यों के चुनाव से पहले क्या बहुत कुछ होने जा रहा है, क्या चल रहा है अंदर खाने, महाराष्ट्र से लेकर दूसरे राज्यों तक। एक बार आना चाहता हूं जल्दी से डॉक्टर दीपक पाचपोर जी। और इन सब में सबसे बड़ी चीज, बीजेपी अगर अपने आप में अंदर खाने, अब बीजेपी 86 सीटों पर सिमट कर रह गई है राज्यसभा में। राज्यसभा में भी सीटें कम हो रही हैं, जो शकील अख्तर जी बता रहे थे, बीजेपी की सीटें, एनडीए की सीटें। और इसमें बहुत महत्वपूर्ण, मैं 4-5 पार्टियों का नाम बताना चाहता हूं। वह राज्यसभा का जिक्र जब आया तो, क्योंकि अभी जब अपनी बात रख रहे थे शकील जी तो उसमें बता भी रहे थे, वाईएसआरसीपी किसी के साथ नहीं है, 11 सीटें हैं। बीजेडी अब बीजेपी का साथ नहीं देगी, 9 सीटें हैं। बीआरएस किसी के साथ नहीं है, यह राज्यसभा की बात कर रहा हूं, 4 सीटें हैं। एआईडीएमके अभी किसी के साथ नहीं है, 3 सीटें हैं। बीएसपी 1 सीट और एमएनएफ 1 सीट। तो ये जो है
कुल मिलाकर 11, 9, 20, 4, 24 और 3, 27 और 2, 29 सीटें और 19 सीट जो है वो खाली है राज्यसभा की। 29 सीटें जो कहीं नहीं हैं, लेकिन बीजेडी ने कह दिया है कि हम राज्यसभा में बीजेपी का साथ नहीं देंगे। तो क्या होगा? क्योंकि बीजेडी के साथ से ही तो आप अभी तक मनमाने कानूनों को आप पास करवाते रहे हैं। तो ये सब कुछ है दीपक जी, बस एक तस्वीर 29 सीटों की तस्वीर रख रहा था, और इसमें कल को वाईएसआरसीपी और बीआरएस इन दोनों को भी अब समझ में आ रहा है कि 11 और बीआरएस की 4 सीटें 15 सीटें, इनको भी समझ में ये बात आ रही है धीरे धीरे कि आप बी टीम बन के रहोगे तो बर्बाद हो जाओगे। बी से बर्बादी भी होती है, बी बर्बाद, और ये उनको समझ में आने लगा है। इसलिए बीजेडी ने ये समझ लिया, और इसीलिए उधर शिरोमणि अकाली दल ने भी समझ लिया है। अब किसान आ रहे हैं दिल्ली, राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे 22 को, और फिर से धरना प्रदर्शन होने वाला है। उधर सुप्रीम कोर्ट से लेकर हरियाणा, पंजाब हाई कोर्ट ने कह दिया है शंभू बॉर्डर खाली करो 1 सप्ताह के अंदर, और सड़क रोकना आपका काम नहीं है हरियाणा वालों। और वो आपके यहां नहीं जा रहे हैं प्रोटेस्ट करने, दिल्ली जा रहे हैं, ये दिल्ली वाले जाने, आप अपना दरवाजा बंद नहीं करेंगे। आप ये कहेंगे ये यहां से पाकिस्तान जा रहे थे इसीलिए मैंने अपना रास्ता बंद कर दिया, वो तो पाकिस्तान का काम है। तो उसी ढंग से है यहां भी कि आप हिंदुस्तान पाकिस्तान बना के एक राज्य दूसरे राज्य में कर रख दिए हैं। ये सारी चीजें जो हैं इनको मिलाकर अगर देखिए दीपक जी तो क्या दिखाई देता है, और यहां से तस्वीर कैसी दिखती है आपको। और इसमें ये जो अभी बजट सेशन है जिसके बारे में शकील जी कह रहे थे, बहुत महत्वपूर्ण है दीपक जी। जी निश्चित रूप से बहुत सारे जो समस्याएं जो हैं पार्टी को संभालने में, अपनी पार्टी को संभालने में, एनडीए को संभालने में, अपने राज्यों को संभालने में भारतीय जनता पार्टी को बहुत सारी समस्याएं आने वाली हैं। अगर हम महाराष्ट्र से शुरू करें तो महाराष्ट्र में देखिए तस्वीर बदलती हुई नजर आ रही है। एक तरफ तो स्वयं जो शंकराचार्य जी जो हैं वो उद्धव ठाकरे के यहाँ पहुंचते हैं, और एक तरह से उन्होंने समर्थन का ऐलान ही कर दिया है, आप कह सकते हैं इस बात को। इसका संदेश बहुत दूर तक जाएगा। आप याद कीजिए कि यही शंकराचार्य जी थे जो उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा के बारे में तो कहा ही था राम मंदिर की कि ये ठीक नहीं है, इस मुहूर्त में नहीं होता। उन्होंने बहुत बड़ी बात कही थी। उन्होंने ये कहा था कि ये जो राम मंदिर है ये तो कायदे से रामानंद संप्रदाय को होना चाहिए, उनके पास जाना चाहिए था, इसे सनातन या इन लोगों के पास इसका कोई काम नहीं है। लेकिन देखिए दूसरी बात, मुझे ऐसा लगता है कि अलग अलग राज्यों में या अलग अलग इस प्रकार से धड़ों में जो बात हो रही है, जिसके बारे में आप बता रहे हैं कि राज्यसभा में बहुत सारे ऐसे दल हैं जो अब बी टीम बनने से इनकार कर रहे हैं। इन्हें जो है ये चेतना बहुत देर से आई है राजीव जी, ये जो समझ है बहुत देर से आई है। इस बात को सबसे पहले समझने वाले जो थे वो आप पार्टी वाले थे। आप पार्टी ने भी लंबे समय तक बी पार्टी की भूमिका निभाई थी भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन ऐन वक्त उन्हें ये बात बहुत समझ में आ गई कि अगर आप भारतीय जनता पार्टी के साथ रहते हैं, उन्हें अप्रत्यक्ष रूप से कोई मदद करते हैं तो आपका सफाया हो जाएगा। इसलिए उन्होंने तमाम तकलीफों के बाद भी, जेलों में जाकर भी, बहुत सारे कई तरह की समस्याओं को फेस करते हुए उन्होंने इंडिया के साथ बने रहना उन्होंने कबूल किया। और आज जो है, आज आपका जो अस्तित्व बचा हुआ है, ठीक ठाक बचा हुआ है, एक उनकी दमदार आवाज है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो इंडिया के साथ रहने के कारण है। दूसरी बात मुझे ऐसा लगता है राजीव जी की इसको मैं थोड़ा सा इस पे करूंगा कि राहुल गांधी की बातें जो लगातार सच निकलती जा रही हैं, वो आप शुरू कीजिए, चाहे नोटबंदी से कीजिए, जीएसटी से कीजिए, कोरोना के बारे में उन्होंने जब कहा वो सारी बीते, लेकिन हम बहुत पीछे इतिहास में न जाके हाल की 2 घटनाएं, उसमें देखिए राहुल गांधी का मामला कितना सही हुआ है। पहली बात कि राम मंदिर वाले में हमने काफी चर्चा कर ली अभी इसी दौरान, तो राम मंदिर में ये परिवार भी नहीं गया था, इनके पास, कांग्रेस के पास कम से कम सोनिया गांधी को इन्विटेशन था, खड़गे साहब को इन्विटेशन था, लेकिन राम मंदिर की इसमें नहीं गए, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने भुनाने की खूब कोशिश की। अभी तक वो बात कही जाती है कि ये राम मंदिर के उद्घाटन में नहीं गए, प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गए, वगैरह वगैरह, हिंदू विरोधी है ये सब। लेकिन अभी मुक्तेश्वरानंद ने आज जो बात कही, इसके पहले उन्होंने ध्यान में लाया था कि राहुल गांधी ने केवल मोदी को कहा है, तमाम हिंदुओं को उन्होंने हिंसक नहीं कहा, ये बात तो सामने आ गई। दूसरा देखिए कितना बड़ा सही फैसला था कि कांग्रेस का कोई भी व्यक्ति या गांधी परिवार का कोई भी व्यक्ति अभी इस अंबानी के यहाँ की शादी में नहीं गया। अंबानी जी की जो शादी का, उनके परिवार की जो शादी हुई है
उसको लेके बहुत ज्यादा छिछालेदार हुई है। हमारे साथी प्रकाश हिंदुस्तानी जी ने उसको इशारा किया। न्यूयॉर्क टाइम्स, गार्जियन ने तो ये लिखा है कि ये भारत के शासकों की शादी थी, मतलब दिस वाज द वेडिंग ऑफ विंडसर्स ऑफ इंडिया। और एक न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा है कि ये अधिनायकों की शादी थी। और इस प्रकार से उन्होंने भारत के अंदर जो असमानता है, उस असमानता की तुलना न्यूयॉर्क टाइम्स ने 19वीं सदी के अमेरिकी समाज से कर दी है। उन्होंने बताया कि जिस प्रकार से अमेरिका का समाज 19वीं शताब्दी में हुआ करता था, अमीरों के पास बहुत पैसा हुआ करता था और गरीब जो है अपनी कोई भी हसरत पूरी नहीं कर सकते थे, वैसा ही जो आज समाज जो है वो भारत के अंदर बन गया है। अल जजीरा ने इसकी बड़ी आलोचना की है, बहुत सारे अखबार जो हैं, CNN ने इसके ऊपर बड़ी लंबी रिपोर्ट लिखी है और तमाम लोगों ने एक बात बहुत इस पे ध्यान में लाई है कि भारत में जो है आर्थिक असमानता इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि वो साफ नजर आ रही है और इस शादी से उसका मुहर लग गई। एक अखबार ने बताया कि केवल साल 2000 में इस देश में केवल 9 अरबपति हुआ करते थे और आज जो है मोदी राज में उनकी संख्या 200 अरबपतियों की हो गई है। तो इस प्रकार से मतलब उम्मीद तो अंबानी साहब को ये थी कि अपने यहाँ की शादी के माध्यम से वो भारत की संपन्नता को शोकेस करेंगे, लेकिन भारत के बाहर क्या मैसेज दिया है कि भारत की जो असमानता है वो सामने आ गई, यहाँ की गरीबी जो है वो सामने आ गई। ये सारी चीजें जो है वो राहुल गांधी का जो जजमेंट है, उनके जो निर्णय है वो सही होने के कारण जो है लगातार जो है इंडिया मजबूत हो रहा है। और इंडिया की मजबूती ही है कि आज जो है राज्यसभा में भी कोई हर जो ऐसी पार्टी जिसका अपना खुद का आधार है वो एनडीए की तरफ नहीं जा रहा है। राज्यसभा में भी बहुमत होना कितना अनिवार्य है ये हम सब जानते हैं और राज्यसभा में बहुमत आपको या आपकी अच्छी संख्या तभी हो सकती है जब आप विधानसभाओं को जीतते जाएं। आने वाले समय में जो 4 राज्यों के चुनाव है राजीव जी, ऐसा हमको लग रहा है और अनुमान भी है, बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है कि वहां पर जो है इंडिया की ही जीत होगी। लगभग अच्छी खासी तादाद में आएंगे, कम से कम एनडीए कमजोर होगा, ये बात तो बहुत सही है। अभी आप देखिए कि जो 13 सीटों पर जो चुनाव हुए उसमें सीधे सीधे बहुत बड़ी बढ़त जो है इंडिया ने ली है। तो इस प्रकार से जो कमजोर होती जाएगी उस कमजोरी का असर हमको संसद के पूरे स्ट्रक्चर पर दिखेगा। राज्यसभा में भी कमजोर होगी, लोकसभा में भी कमजोर होगी। इसलिए एक समय के बाद एनडीए के जितने घटक दल हैं वो सोचेंगे और यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के अपने लोग भी सोचना शुरू करेंगे कि क्या उस समय के बाद जो लोकसभा का फिर चुनाव होगा, इन्हें तो बहुत सारे इसमें प्रोफेशनल पॉलिटिशियंस हैं जो दूसरे पार्टियों से टूट कर आए हुए हैं, छोड़ कर आए हुए हैं, वे अपने करियर को बचाने के लिए आए हैं, उनको फिर से सोचना पड़ेगा। तो टूट जो है वो आगे आने वाले समय में हमें और दिखाई देगी। जैसे अभी का बजट का जो सत्र है, इससे बहुत सारी बातें सामने आएंगी। मैं अंतिम बात बताता हूँ कि बिहार की जो मांग है कि हमको विशेष पैकेज मिले, अधिक पैसे मिले, लेकिन रिपोर्ट ये भी बताती है कि 2022 और 23 का जो बजट था उसका सरकार ने जो पैसा दिया था बिहार को, उसका 21% जो है वो बिहार खर्च ही नहीं कर सका। और वो कौन से सेक्टर थे? वो शिक्षा का सेक्टर था, स्वास्थ्य का सेक्टर था, तमाम विकास के जो सेक्टर थे उन सेक्टरों में बिहार की सरकार जो है वो खर्च ही नहीं कर पाई। तो आप किस मुंह से और बड़ा पैकेज मांगेंगे, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और जब इनकार किया जाएगा एनडीए की ओर से, प्रधानमंत्री मोदी की ओर से, तो वहां पर से भी टूट जो है वो शुरू हो सकती है। मेरा ऐसा मानना है, मैं बहुत समय से इस बजट सत्र को बहुत ज्यादा महत्व दे रहा हूं। इसी में पता चलेगा कौन सा दल किसके साथ जाएगा। राजीव जी। जी बिल्कुल, कौन सा दल किसके साथ जाएगा इस पे चर्चा हम तो कर ही रहे हैं। उसके साथ साथ जरा सुनील शुक्ला जी जल्दी से आपके पास आना चाहता हूं। और यहाँ चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, और देखिए तैयारियां कल ही आपने देखा कि कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा में अपना उपनेता भी बना दिया गौरव गोगोई को, और चीफ व्हिप भी जारी कर दिया, चीफ व्हिप भी वहां बता दिया एस सुरेश को उन्होंने। लेकिन अभी तक सत्ता पक्ष ने यानी सरकार ने और लोकसभा सचिवालय ने डिप्टी स्पीकर के पद को लेकर कुछ नहीं कहा है। एक लड़ाई यहां से शुरू होने वाली है। दूसरी लड़ाई अब राहुल गांधी जो बारंबार लगातार राहुल गांधी को लेकर, देखिए एलओपी शब्द काफी इसकी चर्चा हो रही है, और चाहे कांग्रेस पार्टी हो या तमाम न्यूज़पेपर्स हो, मीडिया का हर तंत्र एलओपी ज्यादा लिख रहा है।
एलओपी और भी होते थे, लेकिन इतना राहुल गांधी को एलओपी के रूप में जितना प्रचारित किया जा रहा है उसको देखिए और गौर फरमाने की जरूरत है इस पे। और यहां से तस्वीर बदलते हुए दिखाई देती है क्या, अंदर खाने तैयारियां दोनों तरफ से हो ना हो, लेकिन एक तरफ इंडिया गठबंधन की तैयारियां दिखाई दे रही हैं। ममता बनर्जी जाती हैं उद्धव ठाकरे से और वहां महाराष्ट्र में मुंबई में और शरद पवार से मुलाकात जरूर करती हैं और एक यूनिटी दिखाने की कोशिश, और उन सब में इंडिया गठबंधन इंटैक्ट दिखाई देता है। 4 राज्यों के चुनाव जो होने हैं उसमें पहले से बीजेपी के अंदर खाने हड़कंप मचा हुआ है, और हड़कंप ऐसा है कि उनको पता है कि अब इसके आगे करें तो क्या करें, चुनाव आयोग कितना संभाल ले, कितना ईवीएम और तमाम चीजों इधर उधर गड़बड़ियां कर ले, लंबा लंबा समय रख ले, चुनाव का हेर फेर कर ले, जो भी करना कर ले, जो कहते हैं तथाकथित, मैं कह रहा हूं, मुझे नहीं पता कहां क्या होता है, लेकिन फिर भी ये सब कर ले, उसके बाद भी जो तस्वीर है उसको कैसे, और उसमें जो एलओपी की मैं बात कर रहा हूं, इसको जरा और ओपन करने की जरूरत है कि क्या यहां से इंडिया गठबंधन भी एक अंदर खाने बड़ी तैयारी करता हुआ नहीं दिखाई देता। एलओपी में राहुल गांधी के भाषण के साथ साथ राजीव जी, कभी आप सोनिया गांधी का भाषण भी सुन लीजिएगा जो उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के खिलाफ दिया था, और कितना जोरदार भाषण था और कितना आक्रामक भाषण था। जब एलओपी जब भी इस परिवार के पास रहा, ये पद रहा है, इन लोगों ने, कांग्रेस के लोगों ने बड़े दमदारी के साथ, बड़े आक्रामकता के साथ इस जिम्मेदारी को निभाया। उस सोनिया गांधी के उस भाषण को अटल बिहारी वाजपेयी जैसा बड़े मन का आदमी भी स्वीकार नहीं कर पाया था, इतना आक्रामक भाषण था। और संसद में खड़े होकर के अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने जवाब में पूरी तरह से सोनिया गांधी के भाषण को ही केंद्रित किया था। खूब शोर शराबे हुआ था उस समय। तो जब ये राहुल गांधी का ये जो भाषण है वो उसी परंपरा को आगे बढ़ाता हुआ नजर आता है। राज्यसभा की आपने बात की, राज्यसभा में एआईडीएमके वह दल है जो चुनाव के पहले ही बीजेपी को छोड़ के जा चुका था। बीआरएस वो पार्टी है जिसका एक सदस्य भी हाल में इस्तीफा दे दिया राज्यसभा से। बीजेडी वह पार्टी है जिसने इसी बहुत ही अल्पकालिक सत्र में ही, जब विपक्ष ने सदन का बहिर्गमन किया था, तो बीजेपी के विपक्ष के साथ खड़ा था। जितने प्रमुख दल हैं, वाईएसआर कांग्रेस ने साफ साफ कहा है कि वह आंध्र प्रदेश के मुद्दों को छोड़कर, आंध्र प्रदेश के विकास के मुद्दों को छोड़कर सरकार के साथ नहीं है। ये जो जितने प्रमुख विपक्ष दल हैं, जो भले इंडिया के साथ न हो, लेकिन उन्होंने अपने रुख को, अपने विचार को एकदम स्पष्ट कर रखा है कि वो बीजेपी के साथ कम से कम नहीं है। यह समस्या उनके साथ है कि जो 2014 से 19 तक, 19 से लेकर 24 तक जो विपक्षी दल बीजेपी के साथ न होते हुए भी उनका सदन में साथ दे रहे थे, वो स्थितियां नहीं बनी हुई है। लोग बीजेपी से अपना साथ छुड़ा रहे हैं क्योंकि उनको ये लगने लग रहा है कि अगर वो बीजेपी के साथ दिखाई पड़ेंगे तो उनका राजनीतिक नुकसान है। और ये केवल इसलिए नहीं लग रहा है कि कोई उनको सपना आ गया, वो नुकसान होता हुआ दिख रहा है। बीजेडी जैसी पार्टी का उड़ीसा में क्या हश्र हुआ आपके सामने है। बीआरएस जिसके ऊपर तेलंगाना राज्य बनाने का श्रेय जाता है, उस पार्टी की क्या स्थिति हुई बीआरएस की तेलंगाना में, वहां के मतदाताओं ने किस तरह से खारिज कर दिया कि अगर आप बीजेपी के साथ ही रहना इस पार्टी को, तो फिर बीजेपी के साथ सीधे चले जाएंगे, आपके माध्यम में क्या आवश्यकता। तो जितने विपक्षी दल हैं वह बीजेपी के साथ खड़े होने के लिए तैयार नहीं है। कोई ऐसा दल मुझे नहीं दिखाई पड़ता जो एक साफ तरीके से, जितने लोग खड़े उनका हश्र देख लीजिए। आप उत्तर प्रदेश से बीएसपी को देख लीजिए, आप अकाली दल को पंजाब में देख लीजिए, आप बीआरएस को तेलंगाना में देख लीजिए। कोई ऐसा दल जिस किसी ने बीजेपी के साथ निकटता बढ़ाई, उसका क्या हश्र होगा। ऐसे में विपक्षी दलों के साथ स्थिति है कि वह बीजेपी के साथ उनकी निकटता साबित न हो, वह अपने आप को दूर रखना चाहते हैं। और यह जो जनता दल यूनाइटेड में जो हलचल है, इसी का परिणाम है। जो अभी परिणाम आया है, जो अभी विधानसभा उपचुनाव का रिजल्ट आया है, यह जनता दल यूनाइटेड के लिए बहुत गंभीर है। बीमा भारती वहां जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार के रूप में चुनाव जीती थी, वो तीसरे नंबर पर चली गई। जनता दल यूनाइटेड का उम्मीदवार हार गया, वो जीती हुई सीट थी जनता दल यूनाइटेड की, जो अभी उपचुनाव हुआ है वहां पर सुपौल
संभवतः सुपौल नाम है, ये जो रुपौली सुपौली रुपौली जो पूर्णिया संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है जी। और एक निर्दलीय विधायक ने वहां जीत दर्ज की है, निर्दलीय उम्मीदवार ने जीत दर्ज की। यह एक तरह का संदेश है जनता दल यूनाइटेड के लिए कि वहां हो क्या रहा है। वहां आरजेडी के लिए या कांग्रेस के लिए जो स्थितियां थी वही थी। वहां पे पप्पू यादव को भी दूसरे नंबर पर रहना पड़ा था पूर्णिया लोकसभा चुनाव के दौरान, वो पहले नंबर पर नहीं थे। लेकिन जनता दल यूनाइटेड के लिए कितनी बड़ी चेतावनी है कि जो उम्मीदवार उनके प्रत्याशी के रूप में वहां चुनाव में जीत दर्ज की थी, वह उम्मीदवार तीसरे नंबर पर चला गया और जनता दल यूनाइटेड इस चुनाव में हार गई। भले वो बीमा भारती इस बार आरजेडी की उम्मीदवार थी। तो ये राजनीतिक संदेश साफ साफ है। पश्चिम बंगाल की स्थिति देख लीजिए आपने, जितने 4 लोगों को भारतीय जनता पार्टी से ने जो उम्मीदवार के रूप में वहां जीते थे, उन्होंने इस्तीफा दिया। इस्तीफा देकर टीएमसी के उम्मीदवार बने और बीजेपी उम्मीदवार से ज्यादा मतों से जीत करके फिर आप विधानसभा पहुंच गए। जबकि बीजेपी जिन लोगों को अपनी पार्टी में शामिल कराई थी, चाहे हिमाचल में और चाहे उत्तराखंड में, उनको चुनाव नहीं जितवा पाई। तो ये राजनीतिक संदेश साफ साफ है राजनीतिक दलों के लिए कि वह कहां रहे, बीजेपी के साथ की उनकी निकटता या बीजेपी के साथ चलते रहने से क्या उनकी राजनीतिक ताकत बनी रहेगी, वो अपने मतदाताओं को अपने साथ जोड़े रखेंगे, वह अपने जनाधार का और विस्तारित कर पाएंगे। ये बहुत बड़ा विषय है लोगों के पास। तो जो एनडीए के साथ नहीं है वो एनडीए से एक दूरी बना के ही रखेंगे, उनके साथ नजर नहीं आ सकते। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस ने अपने आप को एक विस्तार देने की कोशिश की और उसमें सबसे बड़ी भूमिका राहुल गांधी की है। मैं मानता हूं कि उनकी उपस्थिति, उनकी लगातार लोगों के बीच में मौजूद रहना, सरकार को विभिन्न मुद्दों पर लगातार घेरते रहना, सरकार की आलोचना में अपनी आक्रामकता को किसी तरह का संशोधन न करना, यह सब एक बड़ी ताकत है। और विपक्ष के नेता के रूप में राहुल गांधी इस जिम्मेदारी के साथ ही आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने अब उनके पास केवल यही मुद्दे हैं कि जो बीजेपी के खिलाफ जिन सवालों को लेकर के वो आगे बढ़ रहे हैं, उन सवालों पर टिके रहने की, और जो उनके सहयोगी दल हैं उनके साथ एक बेहतर तालमेल की, जिसमें अभी तक जब से कम से कम इंडिया दल समूह बना है और राजनीति के केंद्र में राहुल गांधी, उसमें कोई कमी नजर नहीं आती। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जितने तरह के नैरेटिव बनाए गए थे राहुल गांधी के खिलाफ, एक ऐसा नेता जो संघर्ष नहीं करना चाहता, एक ऐसा नेता जो सुख सुविधाओं को छोड़ना नहीं चाहता, एक ऐसा नेता जिसको जनता के सवालों में कोई रुचि नहीं है, एक ऐसा नेता जिसको राजनीति को लेकर के कोई रुचि नहीं है, एक ऐसा नेता जिसको अपने संगठन पे कोई नियंत्रण नहीं है, जितने तरह के नैरेटिव थे लोगों ने ही उसको खारिज कर दिया और राहुल गांधी ने अपनी राजनीतिक गतिविधियों से इसको प्रमाणित किया। एलओपी के रूप में जो आक्रामकता है राहुल गांधी की, यह सबसे, आप किसान आ रहे हैं दिल्ली में, वो एलओपी से क्यों मिल रहे हैं? निश्चित रूप से एलओपी के प्रति उनके मन में विश्वास है कि जिन सवालों को लेकर के वो आंदोलन कर रहे हैं, उन सवालों को एलओपी विपक्ष का नेता सदन में मजबूती के साथ उठाएगा, अपने सहयोगी दलों के साथ उठाएगा। सरकार जिस तरीके से उनकी मांगों को, उनकी बातों को, उनकी समस्याओं को दरकिनार करने की कोशिश करती रही है अब तक, उस कम से कम सरकार के खिलाफ एक अंकुश लगेगा और एक दबाव बढ़ेगा। यह विश्वासी तो है, अन्यथा एलओपी दे क्या देगा किसी को? तो अगर सरकार उनको दिल्ली आने से रोकने के प्रयास करेगी तो एलओपी थोड़ा उनको अंदर करा देगा। लेकिन एक नेता के प्रति जो बढ़ता हुआ जन विश्वास है, इसका द्योतक है उन नेताओं का मिलना, उन्हें उस वर्ग के लोगों का राहुल गांधी से आके मिलना, और राहुल गांधी की यह विश्वसनीयता दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। इसका और कोई कारण नहीं है, केवल कारण यह है कि जनता से जुड़े हुए सवालों के साथ खड़े रहने की ताकत, खड़े रहने का संकल्प, जूझते रहने की अपनी एक प्रेरणा, ये एक बड़ी वजह है कि राहुल गांधी ने अपनी लोकप्रियता बढ़ाई। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। राहुल गांधी की लोकप्रियता और उसके तहत कैसे ये जो वर्तमान सरकार है वो कहीं ना कहीं दबाव महसूस कर रही है, ये तमाम बातें हम यहाँ कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया सुनील शुक्ला जी। आना चाहता हूँ अमलेंदु उपाध्याय जी आपके पास। अमलेंदु जी, आप कैसे देखते, क्या आपको लगता है कि यहाँ से और आने वाला समय बहुत चुनौतीपूर्ण रहने वाला है बीजेपी के लिए खासकर? राजीव जी, बहुत चुनौतीपूर्ण आने वाला समय है, और ये चुनौतीपूर्ण जो समय है वो राज्यसभा की जो आपने बात बताई उसको भी आप देखिए। आज ही सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल ने सीबीआई के सामने मेंशन किया कि जो तमाम बिल जो थे वो मनी बिल करके पास करा दिए गए, जो मनी बिल नहीं थे
उनकी सुनवाई होनी चाहिए। वो 7 जजों की जो संविधान पीठ है उसके सामने रखे हुए हैं। सीजीआई ने उस पर कहा है कि हम इस पर सुनवाई करेंगे। राजीव जी, जो पीएमएल एक्ट में संशोधन है उससे लेकर के और आधार बिल तक सब जो थे वो मनी बिल करके पास करा लिए गए। अब सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ इस पर अगर फैसला दे देती है तो फिर ये सारे बिल इनको पास कराने पड़ेंगे राज्यसभा में भी। कैसे फिर ये पास होंगे, ये अब इस सरकार के सामने संकट होगा। तो ये संकट सिर्फ राजनीतिक मोर्चे पे नहीं है, और राजनीतिक मोर्चे पे जो शिकस्त मिल रही है राजीव जी, अब वो जो अदालत के मोर्चे से शिकस्त मिलेगी तो ये दोनों शिकस्त जो है दोनों मिलकर के इस सरकार के लिए नए संकट खड़ा करेंगी। राहुल गांधी जिस तरीके से आक्रामक हैं, जिन मुद्दों को लेकर के आक्रामक हैं, और यही मुद्दे बार बार जो थे कांग्रेस पहले भी उठाती रही, इंडिया गठबंधन उठाता रहा कि आपने तमाम बिल जो है वो मनी बिल के तरीके से आपने पास करा दी, जो कि मनी बिल नहीं थे। इनको लेकर के सवाल उठे हुए थे। अब ये जो चीजें आएंगी तो इससे सरकार की बेचैनी बढ़ेगी, और संसद से लेकर के और न्यायपालिका तक राजीव जी ये सरकार गिरती हुई नजर आएगी। इधर जिस तरीके की खबरें आ रही हैं कि एनडीए के अंदर जो चीजें हो रही हैं, अब छगन भुजबल का शरद पवार से मिलना ये सिर्फ आरक्षण के मुद्दे को लेकर के नहीं है राजीव जी। छगन भुजबल ने पहले एक भूमिका बनाई कि किस आधार पर जाकर के वो शरद पवार से बात कर सकते हैं, तो पहले उन्होंने शरद पवार के खिलाफ बयान दे दिया कल, और फिर बयान देने के बाद आज मिलने के लिए पहुंच गए ताकि बाहर आकर के बता सकें कि हम तो फला मसले पर बात करने गए थे। जाहिर सी बात है कि जब विधानसभा चुनाव नजदीक है तो अब शरद पवार से मिलिए और चाहे मोदी जी से मिलिए, अब आरक्षण के मुद्दे पे कुछ हो तो सकता नहीं है, वो तो नई सरकार जब आएगी तब होगा। तो अभी शरद पवार से छगन भुजबल के मिलने का क्या मतलब है? जाहिर सी बात है राजनीति की ये बहाना है कि हम आरक्षण के मुद्दे पर बातचीत करने गए। ये कुल मिलाकर के ये भूमिका तय करने गए थे कि आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या गोटियां फिट की जानी है और किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो महाराष्ट्र में मोर्चा बन रहा है उसको किया जाना है। तो ये जिस तरीके की चीजें हो रही है, इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में जो हो रहा है, जिस तरीके से वहां योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जुट गया है मीडिया से लेकर के और केशव प्रसाद मौर्य तक, हम लोगों ने केशव प्रसाद मौर्य की बाइक की सुनवाई, हालांकि उनकी आवाज स्पष्ट नहीं थी, लेकिन जो वो कह रहे हैं उसका तात्पर्य यह है कि संगठन सरकार से बड़ा है और संगठन की बात सुनी चाहिए, यानी संगठन से बड़ा कोई भी नहीं है, ये कहते हुए केशव प्रसाद मौर्य सुने जा रहे हैं। यानी कि संगठन से बड़ा वो योगी आदित्यनाथ को भी नहीं मान रहे हैं, लेकिन क्या ये केशव प्रसाद मौर्य मोदी जी को भी कहना चाहते हैं? अब ये सोचना है। हो सकता है केशव प्रसाद मौर्य योगी जी के लिए नहीं, मोदी जी के लिए कह रहे हो कि संगठन से बड़ा कोई नहीं है। अब ये अगर योगी जी के लिए नहीं, मोदी जी के लिए कह रहे हैं, तो केशव प्रसाद मौर्य को स्पष्ट करना चाहिए वो क्या किसके लिए रहे हैं। संगठन से बड़ा कौन नहीं है? योगी जी संगठन से बड़े नहीं है कि मोदी जी संगठन से बड़े नहीं है? तो ये केशव प्रसाद मौर्य को स्पष्ट करना चाहिए था राजीव जी साफ तौर पे। हो सकता है कि ये केशव प्रसाद मौर्य की बात जो है ये मोदी जी के खिलाफ भी हो चुकी। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को हार मिली है तो उसको लेकर के अब ठीका फोड़ा जा रहा है, किसके से फोड़ा जाना है। तो तमाम लोग तो ये कह रहे हैं कि 400 पार का नारा था उसने नुकसान पहुंचाया, योगी आदित्यनाथ भी कह रहे हैं अति आत्मविश्वास ने नुकसान पहुंचाया, केशव प्रसाद मौर्य बता रहे हैं कि संगठन बड़ा है और सरकार छोटी है। तो ये कुल मिलाकर के मोदी जी को घेरने की भी कोशिश राजनीति हो सकता है कि केशव प्रसाद मौर्य कर रहे हो, उनकी उस पर तालियां भी बज रही हैं। तब जो भी हो ये इनका अंदर का बसता है, लेकिन ये साफ समझ में आ रहा है राजनीति कि एनडीए एक बड़ी टूट की तरफ बढ़ रहा है और भारतीय जनता पार्टी भी एक बड़ी टूट की तरफ बढ़ रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल। अब जरा आना चाहता हूं शकील अख्तर जी आपके पास। शकील जी जरा इसको और थोड़ा ओपन कीजिए। ये एनडीए और बीजेपी संसद का सत्र अभी आज सोमवार है, अगले सोमवार से हम लोग इस सत्र को, और उसमें भी बहुत गहमा गहमे वाले सत्र को, और जहां पहली बार देखिए 2014 में नरेंद्र मोदी सीना तान करके खड़े होते थे, 282 सीटें थीं। देखिए कैसे धीरे धीरे डाउनफॉल आता है। 2019 राष्ट्रवाद की आंधी 303 सीटें आती हैं, लेकिन 2024 240 सीटों पर सिमट जाती है। कई लोग कहते हैं कि बीजेपी तो यहां से यहां पहुंच गई, कांग्रेस पार्टी कहां है। आज कांग्रेस की हमारे साहब जो हैं उनको जरा समझा भी रहा था मैं कमेंट बॉक्स में कि सुधर जाओ, थोड़ा सा पढ़ लिख लो, थोड़ी बुद्धि अपनी वो कर लो, ठीक कर लो। इसलिए क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो आके कमेंट करते हैं शकील जी, और बहुत दुख होता है ये सोचकर कि अगर वो युवा है, मैंने लिखा उनको कि आप अपनी उम्र बताइए, अगर वो युवा हैं तो ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि उन्हें सद्बुद्धि दें कि कम से कम कुछ किताबें पढ़ें। अगर वो बुजुर्ग हैं तब भी उनसे मेरी यही इच्छा है कि, और ये मैं सिर्फ एक की बात नहीं कर रहा हूं, ऐसे कईयों की बात, इस देश में 140 करोड़ की जनसंख्या में कई ऐसे हैं जो आज भटके हुए, जिनको भटका दिया गया है। और स्वामी
अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने बहुत बड़ी बात, जिनका आप जिक्र कर रहे थे, बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि जब मेरे सामने आकर के पूछा गया, जब एएनआई का रिपोर्टर उनसे जाकर मुंह में माइक लगा के बोलता है कि राहुल गांधी ने ऐसा ऐसा कहा है, देखिए मुझे क्या डर भाई, एएनआई का रिपोर्टर जा रहा है तो मैं एएनआई का नाम लूंगा। तो वह जाकर कहता है कि राहुल गांधी ने पूरे हिंदू समाज का यहां पर अपमान किया है। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मैं पूरे वीडियो को बुलाकर मंगाकर देखा और मैं देख रहा हूं कि वो ये नहीं कह रहे हैं, और पूरा नैरेट कर रहे हैं वो तो, और उसके बाद कह रहे हैं यहां राहुल गांधी ने किसी हिंदू समाज का अपमान नहीं किया है, उन्होंने इंगित किया है। ये तीन, उसमें नरेंद्र मोदी, 3 नाम है, नरेंद्र मोदी, बीजेपी और आरएसएस, और जो वहां, और इंगित करते हुए कि आप हिंदू समाज के ठेकेदार नहीं हो। अगर ये बात वो स्वामी शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के लिए कहते तो हो सकता है कि गलत होती बात, लेकिन यहां पर एक राजनेता दूसरे राजनेता को कह रहा है। इसलिए ये बात, थोड़ी सी बात मैं अपनी लंबी रख रहा हूं क्योंकि कई भटके हुए लोग हैं और हमारे यहां आ जाते हैं कमेंट करने के लिए, इसलिए भी जरूरी है। हालांकि मैं उतना ध्यान नहीं देता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं ऐसे अगर युवा हैं तो आप पढ़े लिखें दोस्तों। आपको समझ में आना चाहिए कि ये देश 75 साल आज़ादी के हो गए और 75 साल में 60 साल अगर कांग्रेस ने राज किया, 2014 से पहले कितने राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी, 2014 के बाद कितने राज्यों में सरकारें छीनी गईं और कितने राज्यों में गैर कानूनी ढंग से आपने सरकारें गिराई, बीजेपी ने गिराई, ये सब ने देखा। चलिए इसको भी छोड़ देते हैं, आज 2024 की पुरानी बात छोड़ देते हैं। 2024 में बीजेपी की औकात कितनी है ये बता दें लोकसभा में। औकात या इस देश की जनता ने नाप कर रख दी। 272 सीटें नहीं मिली बीजेपी को, 240 सीटें मिली हैं, और यहां डाउनफॉल है, उसी की तो चर्चा कर रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य नहीं बल्कि केशव प्रसाद मौर्य, मैं शुरुआत में स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम ले रहा था इसलिए मैं कह रहा हूं, केशव प्रसाद मौर्य, उन्होंने क्या कहा कि सरकार नहीं बल्कि संगठन मजबूत होता है। और किसके सामने बोल रहे हैं? वहां मुख्यमंत्री खड़े हैं, बैठे हुए हैं, उनके सामने बोल रहे हैं। इसका मतलब है संगठन और सत्ता दोनों में तालमेल नहीं है। और यह बात, सत्ता और संगठन अगर एक साथ है, एक गाड़ी के 2 पहिए हैं, पटरी हैं, अगर ये दोनों साथ साथ नहीं है तो एक्सीडेंट होना बिल्कुल लाजिमी है, ये तय मानिए। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। तो कई लोग भटक जाते हैं, कई लोगों को लगता है कि आज जो वो देख रहे हैं, आज उनको गांधी नहीं गोडसे अगर पसंद है तो आपका भगवान भला करें। मैं यही कहता हूं कि आपका भगवान भला करें। आप अगर गोडसे के पुजारी हैं तो भगवान भला करें, और कोई आपके घर में गोडसे पैदा ना हो जो आपके ही माता पिता के ऊपर गोलियां चलाए। यही तो हो रहा है। अमेरिका उदाहरण है, यह भी देखा अभी आप लोगों ने, आपने ही अमेरिका का जिक्र किया, प्रशांत टंडन जी ने भी उसको आगे बढ़ाया। अमेरिका में जिसने शूट किया, जिसने गोली मारी डोनाल्ड ट्रंप को, वो कौन था? $15 दिया था उसने डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी को। वो डोनाल्ड ट्रंप के पार्टी का शुभचिंतक था, लेकिन गोली उसी अपनी पार्टी के नेता को मार रहा है। यह है भारत। क्या आप भारत को उसी दिशा में ले जाना चाहते हैं? अपने नफरत की आग को इतना मत बढ़ाइए कि खुद जलकर राख हो जाएंगे, कोई पूछने वाला नहीं होगा। यह एक छोटी सी बात थी, ये रखना जरूरी यहां पर, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात शकील जी यहीं से शुरू होती है। डॉक्टर दीपक पासपोर्ट जी कुछ जोड़ना चाहते हैं? शकील जी सीधे आपके पास आऊंगा। नहीं, ये संदर्भ निकल ना जाए इसलिए मैं 2 चीजें जोड़ना चाहता था। एक तो ये जो डोनाल्ड ट्रंप जो थे वो गन लॉबी के सपोर्टर थे। जो बाइडेन ने लोगों के लाइसेंसेस पे कुछ प्रतिबंध लाने की कोशिश की थी, तो इन्होंने ये कहा था कि मतलब एक तो हथियार बंद समाज के बहुत बड़े समर्थक थे, नंबर 1। दूसरा, अविमुक्तेश्वरानंद के बारे में एक और बात मैं जोड़ना चाहता था कि आप याद कीजिए कि किसी पत्रकार ने उनके बारे में ये लिख दिया था कि इन्होंने पैसे खाए हैं, तो उस शंकराचार्य जी ने भरी सभा में उस पत्रकार को खड़े करके उसके बाकायदे खटिया खड़ी कर दी थी। कायदे से ऐसे ही शंकराचार्यों की जरूरत है, क्योंकि शंकराचार्य की जो व्यवस्था इसीलिए बनाई गई थी कि अगर समाज भटके तो शंकराचार्य जो है वो उन्हें सही रास्ते पर लाए। बस मैं जोड़ना चाहता था, हो सकता है इन चीजों को जोड़ते हुए शकील अख्तर साहब जो है कुछ बिल्कुल इस देश को थोड़ा सा, जो भटके हुए नौजवान खासकर हैं और भटके हुए माता पिता जो आज के बच्चों को पाल रहे हैं, इन दोनों के लिए मैं कह रहा हूं, क्योंकि मैं तो सोसाइटी में रहता हूं ना,
तो मैं देखता हूं कि आज के जो भटके हुए माता पिता अपने आज पैदा हुए बच्चों को जिसको ABCD सिखाते हैं, उनके मन में कितनी नफरत भर रहे हैं, कितनी जहर अपने ही बाल बच्चों के अंदर भर रहे हैं। उनको भगवान सद्बुद्धि दे, यही मैं कह रहा हूं। चलिए शकील अख्तर जी। जी राजीव जी, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा आपने उठाया और बहुत जरूरी बातें आपने कही। इस देश की और अब तो पूरी दुनिया की हो गई, जब से अमेरिका में ये हुआ है ट्रंप साहब के साथ। ये भटके हुए लोग जो हैं, ये दरअसल क्षमा के ही पात्र हैं। हमेशा की तरह हम सबको इनके लिए यही दुआ करना चाहिए कि हे ईश्वर, इन्हें माफ करना, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं, और वाकई ये लोग नहीं जानते। ये क्षमा के पात्र हैं, दया के पात्र हैं। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर जिस तेजी के साथ जहर चढ़ा है नफरत का, इनके मन में जिस तरह से नफरत की भावनाएं भरी गई हैं, वो वैसे ही चल रहे हैं। अभी तो हम बात सिर्फ अपने देश की कर रहे थे, तो हमारे देश में ये नफरत, ये जहर गोदी मीडिया ने भरा है जी। और ये जो व्हाट्सएप के मैसेज है उन्होंने भरा है। सुबह से जो व्हाट्सएप के मैसेज शुरू हो जाते हैं, फॉरवर्डेड मैसेज, जो IT सेल बनाता है और अलग अलग लोगों को अलग अलग तरह से पहुंचाता है, जो दिन भर चलते रहते हैं। आदमी ऑफिस में, मेट्रो में, बस में, सड़क पे, सिर्फ उसी के आधार पर बात करता है। उसे वास्तव में नहीं मालूम कि दुनिया में हो क्या रहा है, देश में क्या हो रहा है, बेरोजगारी कहां है। मेरे घर में, खुद के घर में, वो आदमी नहीं जानता कि एक तनख्वाह नहीं आ रही है। मेरे घर में जो महिलाएं हैं वो किस तरह से रोटी पानी की व्यवस्था करती हैं, और जब मैं घर से निकलता हूं तो मुझे बस के किराए के लिए भी पैसे दे देती हैं। उन्हें नहीं मालूम इस बात को, वो नफरत फैलाने के काम में लगे रहते हैं। गोदी मीडिया को अभी इस बात का एहसास नहीं हो रहा, लेकिन एक दिन जरूर होगा उसको कि उसने देश को कहां से कहां पहुंचा दिया। और इसी तरह इस व्हाट्सएप के जो फॉरवर्डेड मैसेज जो होते हैं, उन पे यकीन करने वालों को, कि जैसे ही इसमें मैसेज आया और फॉरवर्ड करने में लग जाते हैं। देखिए, जो आप अभी बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश की, तो ये वहां पे कार्य समिति की बैठक थी, और जो अभी अमलेंदु जी भी कह रहे थे, आप भी कह रहे थे कि केशव प्रसाद मौर्य की आवाज साफ नहीं आ रही है, लेकिन जो पूरी जानकारी है वो जल्दी बाहर आने वाली है। क्योंकि जो दिल्ली सरकार है, केंद्र सरकार है, वो इस काम में लग गई है। अब ये लड़ाई जो है, ये योगी जी वर्सेस मोदी जी होने वाली है, और ये बड़ी इंटरेस्टिंग लड़ाई होगी। इन सब के अंतर्विरोध सामने आएंगे अब, क्योंकि न यूपी में योगी सरकार बेरोजगारों के लिए काम कर रही है, न पेपर लीक पे वो रोक लगा रही है, न कानून व्यवस्था की स्थिति सुधर रही है। और अभी हम पढ़ रहे थे कि जो वहां पे MLA हैं, जो मंत्री हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमारे काम नहीं होते, अफसर हमारी सुनवाई नहीं करते हैं। बहुत ही गंभीर बात है। वो खाली अपने उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, मगर समस्या ये है कि जहां जहां डबल इंजन की सरकार है, सब जगह यही हाल हो रहा है। क्यों? क्योंकि ध्यान इन पे है ही नहीं है। ध्यान इन्होंने लगा रखा है सिर्फ हिंदू मुसलमान के ऊपर। हर बात का जवाब इनके पास हिंदू मुसलमान है, और जब हिंदू मुसलमान होता है तो प्रशासन कोई काम नहीं करता है, पुलिस कोई काम नहीं करती है। देखिए, अब हम थोड़ी सी बात करना चाहते हैं भविष्य की राजनीति के ऊपर, वो बहुत जरूरी है। 4 राज्यों में चुनाव की बात हो रही है, जिसमें 3 राज्यों में तो होना ही है, हरियाणा, महाराष्ट्र, जहां महाराष्ट्र में तो अभी शंकराचार्य जी का आशीर्वाद ही मिल गया, और झारखंड, जहां सोरेन साहब अभी जेल से बाहर आए हैं, फिर मुख्यमंत्री बने हैं, और उनका पूरे झारखंड में और पूरे देश में बड़ा जबरदस्त स्वागत हो रहा है। और चौथा राज्य जिसके बारे में कहा जाता है कि वहां चुनाव होना चाहिए, हो सकते हैं, जम्मू कश्मीर, क्योंकि पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सितंबर तक वहां चुनाव करवा दिए जाए। लेकिन अभी जैसा कि हम सबने देखा कि वहां पे उपराज्यपाल को और अधिक शक्तियां केंद्र सरकार ने दे दी। उपराज्यपाल को शक्तियां देने का मतलब चुनी हुई सरकार की शक्तियां कम करना। जम्मू कश्मीर में हम लोग से मतलब केंद्र सरकार, जम्मू कश्मीर की सरकार, संयुक्त राष्ट्र संघ में जाने वाले भारत के प्रतिनिधि,
और हम आप जैसे पत्रकार एक ही बात हमेशा कहते और लिखते रहते थे कि जम्मू कश्मीर में लोकप्रिय सरकार है, चुनी हुई सरकार है, और ये पाकिस्तान को सबसे कड़ा जवाब होता था हमारा। इस जवाब के बाद पाकिस्तान चुप हो जाता था। नहीं तो पाकिस्तानी नहीं, चीन भी, अमेरिका भी, यूरोप भी सब कश्मीर पर निगाहें रखते हैं। लेकिन हमारे भारत में जितने प्रधानमंत्री हुए हैं उन सबने कश्मीर को कभी राजनीति का विषय नहीं बनाया। जब मिलिटेंसी शुरू हुई थी उसके बाद नरसिम्हा राव ने 1996 के चुनाव करवाए थे, 9 साल बाद। 87 में चुनाव हुए थे, फिर 96 में चुनाव हुए। बहुत मुश्किल चुनाव थे, हम वहीं थे, वहीं रहे थे। लेकिन अब 10 साल हो रहे हैं पूरे। आखिरी चुनाव विधानसभा के बाद 2014 में हुए थे और ये 24 चल रहा है। 10 साल से वहां चुनाव नहीं हुए और आप उपराज्यपाल को और ज्यादा शक्तियां दे रहे हो। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत खराब संदेश गया है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान यही प्रचार करता है कि वहां केंद्र सरकार अपनी मर्जी थोपती है, और हम लोग ये कहते थे, हम लोग से फिर हम मतलब बताना चाहेंगे कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार, हम आप जैसे पत्रकार और दूसरे लोग कि नहीं, केंद्र सरकार कोई अपनी मर्जी नहीं थोपती। जम्मू कश्मीर की जनता ने चुनी हुई सरकार है, वो अपना काम करती है। तो अब जो है जम्मू कश्मीर में चुनाव जो है थोड़ा मुश्किल लग रहा है कि वहां करवा पाएंगे कि नहीं। जम्मू से बीजेपी को बहुत उम्मीदें थी, पर जम्मू में आज सबसे ज्यादा नाराजगी है। अभी लोकसभा की 2 सीटों में चुनाव हुए जम्मू में, कांग्रेस ने बहुत तगड़ा मुकाबला किया, वहां 1.25 लाख वोट से हारी है। खाली 12-12 लाख की कॉन्स्टिट्यूंसी थी, कांग्रेस के उम्मीदवारों को 5-5 लाख वोट मिले हैं, कम वोट नहीं मिले वहां पे। तो अब जो है जम्मू कश्मीर में चुनाव जो है बहुत मुश्किल है, और वहां चुनाव ना होना हमारे देश के लिए या केंद्र सरकार के लिए कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। बिल्कुल, हमें वहां चुनाव चाहिए ताकि हम दुनिया को ये बता सके कि देखिए जम्मू कश्मीर की जनता अपना प्रतिनिधि चुनती है, जम्मू कश्मीर की जनता अपनी सरकार चुनती है। अभी हम गुलाम नबी आजाद को सुन रहे थे, वो तो पूरे बीजेपी के पाले में जा चुके हैं, वो भी विरोध कर रहे थे उपराज्यपाल को अधिक शक्तियां देने का। कोई खुश नहीं है इससे। तो अब ये जो 4 राज्यों की बात हो रही है, इसमें 3 राज्यों में तो चुनाव होना ही होना है। तो हरियाणा, वहां पे अब बीजेपी का चांस बहुत कम है, खुद बीजेपी मानती है। महाराष्ट्र में भी जो इंडिया गठबंधन है, महाअघाड़ी है, उसकी हालत बहुत अच्छी है, और झारखंड में भी। तो ये जो राजनीति अभी जो हम बता रहे थे कि 22 तारीख से शुरू हो जाएगी, लोकसभा में बजट पेश होता है, तो लोकसभा में बजट पेश होने के साथ वो संसद का सत्र शुरू हो रहा है, तो उसके बाद से लेके इस साल के अंत तक बड़ी क्लियर तस्वीर हो जाएगी। और वो तस्वीर ये होगी कि मोदी जी का जो ग्राफ गिरना शुरू हुआ है वो रुकेगा नहीं जी। मोदी जी उसको रोक नहीं पाएंगे। वो ग्राफ जो है और नीचे की तरफ गिरता चला जाएगा, और इसका परिणाम यह होगा कि बीजेपी के अंदर अंतरकलह शुरू हो जाएगी। अभी तो यूपी में हो रही है, बाकी राज्यों में भी हो जाएगी। और आप देखेंगे कि बहुत ही इंटरेस्टिंग बात होगी। राजस्थान का एक और जिक्र कर दें हम। राजस्थान में वसुंधरा राजे इसका इंतजार कर रही है, बाकी राज्यों में भी कर रहे हैं वहां के जो क्षत्रप हैं, वहां के जो राज्यों के नेता हैं, लेकिन खासतौर से राजस्थान में वसुंधरा राजे बॉम्बे में थी शादी में अंबानी की। उन्होंने जिन लोगों से बात की है वो यही बात थी कि वो राजस्थान की वर्तमान स्थिति से बिल्कुल खुश नहीं है और वो सिर्फ मौके की तलाश में है। तो आप देखेंगे कि राजनीति अब बहुत दिलचस्प मोड़ पे आ गई। जी राजीव जी जी बिल्कुल। प्रशांत टंडन जी, कैसे देखा जाए आने वाले खासकर बजट सेशन और उसके बाद से फिर 4 राज्यों का चुनाव? बिल्कुल बजट सेशन खत्म, उसके बाद 15 अगस्त, उसके बाद चुनाव की घोषणा होने वाली है। देखिए, बजट सेशन से बहुत उम्मीद मुझको है नहीं, क्योंकि बजट पे अगर कुछ आना होता ऐसा कि जो आमूलचूल परिवर्तन मोदी जी की नीतियों पे करे, उसका संकेत अब तक आ जाता। बल्कि उसका उल्टा है कि अब दबाव बहुत है। तो दबाव एक तो रिजर्व बैंक का, अर्थशास्त्रियों का, वित्त मंत्रालय की ब्यूरोक्रेसी का, वो तो एक अलग दबाव होता ही है कि आपको फिस्कल डेफिसिट जो है वो कम करना है, इन्फ्लेशन को रोकना है। वो एक जो सूचकांक है और उसका दबाव होता है।
उसका दबाव रहेगा, लेकिन दूसरा दबाव चंद्रबाबू नायडू डालेंगे, नीतीश कुमार डालेंगे। और नीतीश कुमार का दबाव तो आप टाल भी सकते हैं थोड़ा, लेकिन चंद्रबाबू नायडू का दबाव तो आप नहीं टाल पाएंगे, क्योंकि उनकी सरकार बीजेपी के ऊपर निर्भर नहीं। तो बजट से मुझको कोई बहुत उम्मीद नहीं है। असल में बेसिकली क्या है कि मोदी जी ने अभी तक अपनी पार्टी को, अपने आप की, अपनी राजनीति को रीइन्वेंट नहीं किया। राहुल गांधी ने अपनी पॉलिटिक्स को, कांग्रेस की पॉलिटिक्स को रीइन्वेंट किया समय के हिसाब से। मैं एक एग्जांपल दूं संविधान का, बहुत बात हो रही है, अभी उन्होंने कह दिया कि 75वें साल को हम बड़े रूप से मनाएंगे, बहुत बढ़िया बात है, और संविधान हत्या दिवस भी ले आए। देखिए संविधान इनके लिए क्यों दिक्कत वाला है, क्यों राहुल गांधी जब वो लाल रंग की संविधान लेके घूमे और परेशानी का कारण बना इनके लिए। संविधान बेसिकली अधिकारों का दस्तावेज है, संविधान बराबरी का दस्तावेज है। संविधान से अगर बराबरी का और अधिकारों का सिद्धांत हटा दीजिए तो संविधान एक मामूली कानून की किताब है, फिर वो संविधान में कुछ नहीं है। इमरजेंसी में क्या हुआ था, वही तो हुआ था कि अधिकार हटा दिए गए थे, जिसको कह रहे हैं संविधान की हत्या दिवस हम मनाएंगे। आप याद करें राजीव जी, गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए से लेकर प्रधानमंत्री के 10 साल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 22-23 साल, 24 साल पब्लिक लाइफ के जी। एक बार भी आपको एक बयान याद नहीं आया कभी मोदी ने अधिकारों की बात की हो, कभी मोदी जी ने बराबरी की बात की हो सभी की। देखिए सबका विकास सबका साथ वो एक चुनावी जुमला है, लेकिन सिद्धांत रूप से बराबरी की बात करना, अधिकारों की बात करना कभी नहीं की होगी, बल्कि उसका उल्टा। आप दुनिया भर के डिक्टेटर्स को देख लें, वो डिक्टेटर्स की पहली निशानी होती है कि वो कर्तव्यों की बात करता है, वो नागरिकों से कर्तव्यों की अपेक्षा करता है और अपने अधिकार की अपेक्षा रखता है। होता उसका उल्टा है, संविधान उसका उल्टा कह रहा है। संविधान कह रहा है कि सरकार के कर्तव्य नागरिकों के अधिकार है। अब भारत की जनता ने इसको समझ लिया है। बहुत सारा जो आंदोलन है, चाहे वो अम्बेडकरवादी आंदोलन हो, चाहे वो शाहीन बाग के आंदोलन हो, इन दोनों आंदोलनों ने भारत के संविधान को सुप्रीम कोर्ट के चैम्बर से, सेमिनारों से बाहर निकालकर सड़क पे ला दिया। अब संविधान का नैरेटिव है, और संविधान में जितना मोदी जी घुसेंगे बगैर संविधान के सिद्धांतों को माने हुए, अपनी भाषण की कला के बलबूते उतना नुकसान करेंगे। जी। बीजेपी के लिए संविधान वैसा ही है जैसा कांग्रेस के लिए सॉफ्ट हिंदुत्व, जो कमलनाथ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और उनको उल्टा हुआ। तो ये बीजेपी के लिए उल्टी की बात है। उसका कोई, राहुल गांधी के संविधान के नैरेटिव का बहुत कोशिश करने के बाद भी मोदी जी कोई तोड़ नहीं निकाल पा रहे। और महाराष्ट्र के चुनाव में, मैं और जगह की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर महाराष्ट्र के थे, क्योंकि महाराष्ट्र में सामाजिक आंदोलन की भूमि रही है जी। मराठी थिएटर और मराठी लिटरेचर ने बहुत काम किया है वहां पे। मैं मुंबई में रहा हूँ 6 साल, मैं जानता हूँ कि महाराष्ट्र में जो वंचित समाज की चेतना है वो सब राज्यों से ज्यादा है, और वहां पे संविधान का नैरेटिव बहुत बड़ा होगा। वहां पे संविधान का नैरेटिव का मुकाबला बीजेपी नहीं कर पाएगी, और जो बीजेपी के साथ होंगे उस मामले में तो उनको भी उसका नुकसान उठाना पड़ेगा। इसलिए भी मोदी जी को चिंता है संविधान को लेकर,
लेकिन वो बड़ी लकीर नहीं खींच पाएंगे जब तक कि वो अपनी पॉलिटिक्स को रीपोजिशन नहीं करेंगे। और मुझे लगता है कि संविधान उनके लिए एक बहुत मुश्किल बात है, और ये आरएसएस बीजेपी दोनों के लिए है कि अभी तक मैं एक लाइन में ये कह दूं कि देखिए, भारत के संविधान की जो भावना थी आज़ादी के लड़ाई की, जो संविधान में गई, जब तक वो 60-70 के दशक तक, 80 के दशक तक जीवित रही जनमानस में, तब तक आरएसएस नहीं बढ़ पाई आगे। जब वो डाइल्यूट हुई तो आरएसएस का ग्रोथ हुआ। अब वापस वो सर्किल कंप्लीट हुआ है, संविधान की चेतना वाकई जनता में वापस जा रही है, और फिर ये बीजेपी आरएसएस के लिए मुश्किल घड़ी है, ये उसको डिफेंड नहीं कर पाएंगे अपनी पोजीशन को। राजीव, बिल्कुल, संविधान की बात जरा क्लोजिंग कमेंट के लिए आना चाहता हूं डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी। क्या संविधान ही सबसे ज्यादा डर भय पैदा कर रहा है बीजेपी को? जी हाँ, 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार बनी थी, प्रधानमंत्री थे, और आपातकाल लगा था 1975 में। यानी 10 साल पहले ही अगर वो चाहते तो संविधान हत्या दिवस के बारे में कुछ बात कर सकते थे कि इमरजेंसी लगी थी। हालांकि वो कुछ संविधान की हत्या नहीं हुई है। शशि थरूर की इस बात से मैं इत्तेफाक रखता हूँ कि संविधान है, संविधान जिंदा है, संविधान की कोई हत्या नहीं हुई। और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो संविधान के अनुसार ही बने हैं, संविधान के अनुसार चुनाव हुए हैं तो बने हैं। अमित शाह गृह मंत्री बने तो संविधान के अनुसार बने हैं। अनुच्छेद 352 में जो बात है, जो इमरजेंसी का प्रावधान है, उसके तहत इमरजेंसी लगी, 3 बार लगी। लेकिन ये 10 साल बाद इमरजेंसी की याद, इमरजेंसी को लेकर स्यापा क्यों कर रही सरकार? इसलिए कर रही कि इन्हें डर है कि संविधान ही है जो उन्हें आगे एकाधिकारवादी होने से रोक सकता है। इसलिए सारी शिकायत उनको कि संविधान हत्या दिवस, अगर 75 में संविधान की हत्या हो गई थी तो 2014 में आपने क्यों नहीं घोषणा कर दी? 15 में कर देते, 16 में कर देते। अब जबकि राहुल गांधी अपने हाथ में संविधान के प्रति लेके घूम रहे हैं और बता रहे हैं कि ये सरकार संविधान खत्म करना चाहती है, तब नरेंद्र मोदी की सरकार को संविधान याद आया, संविधान की हत्या याद आई। तो ये संविधान की बात नरेंद्र मोदी, बीजेपी, इन सब लोगों को जिससे चिढ़ है वो संविधान की बात करने से ही है। संविधान पर अमल तो दूर है, संविधान की बात करने से ही फूट पड़ते हैं वो। राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, जो काम अगर आपको लगता था तो 2014 में कर लेते, 2024 तक इस बीच कभी कर लेते, लेकिन अब क्यों कर रहे हैं? इसलिए क्योंकि 2024 के चुनाव में विपक्ष ने, खासकर राहुल गांधी ने, संविधान को सबसे बड़ा मुद्दा बनाया, संविधान बचाओ अभियान चला, इसलिए आप संविधान हत्या दिवस मना रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं होता है क्या। लेकिन सियासत एक ऐसे मोड़ पे है जहां बहुत ज़्यादा गंभीरता के साथ इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है कि इस देश में कैसे आपको छला जा रहा है और आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। राजनेता जो हैं वो अपनी रोटियां सेकते हैं और उसमें मैक्सिमम यही काम करते हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, राजनेता मतलब जनरलाइज नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैक्सिमम लोग यही करने की कोशिश करते हैं और उससे बचने की कोशिश कीजिए और गंभीरता के साथ राजनीति को समझने की भी कोशिश कीजिए। 75 साल का हमारा देश, आज़ादी के बाद की बात कर रहा हूं, और इस 75 साल की आज़ादी में हमने बहुत कुछ पाया है, खोया भी है। चलिए खैर, बहुत शुक्रिया अदा करता हूं डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, प्रशांत टंडन जी, शकील अख्तर जी, अमलिंदु उपाध्याय जी और साथ में जुड़े थे। सुनिए